एच एल दुसाद सर। सर आपका स्वागत है। एच एल दुसाद सर। सर सुन पा रहे हैं आप? आपका माइक्रोफोन म्यूट है सर। आपका माइक्रोफोन म्यूट है। सर अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस सर। हाँ, हाँ सर। स्वागत स्वागत है सर, आपकी आवाज सुनाई जा रही है। स्वागत। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी। हेलो। ये आर जैसा हो गया, देखो जी सर, आपकी हेलो। आवाज सुनाई जा रही है। आप अपना वक्तव्य रखें सर। अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। सबसे पहले तो इस विशेष आयोजन में अपनी बात रखने के लिए, अपनी उपस्थिति से लोगों को धन्य करने के लिए मैं चेयरपर्सन डॉक्टर जायता बसु के प्रति सादर अभिवादन पेश करता हूं। अभिवादन पेश करता हूं डॉक्टर प्रहलाद राय के प्रति, डॉक्टर रूप कुमार बर्मन सर के प्रति। आप लोगों ने बहुत ही असाधारण तरीके से आलोच्य विषय पर अपनी बात रखी और उम्मीद है कि इससे जो श्रोता, जो हमारे छात्र और रिसर्च सुन रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ही समृद्ध महसूस करेंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अग्रसेन महाविद्यालय के एससी एसटी सेल के सदस्यों को, जिनके सौजन्य से एक बहुत ही खास प्रोग्राम जो है लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। बहरहाल साथियों, आज आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जिस महामानव के योगदान पर हम लोग इतनी देर से चर्चा सुन रहे हैं, उनके विषय में बहुत से नास्तिक विद्वानों तक का मानना है कि भारत में वर्ण व्यवस्था के वंचितों का कोई भगवान के रूप में चिन्हित हो सकता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर। वंचितों के इसी भगवान को बहुत से लोगों ने अब्राहम लिंकन, बुकर टी वाशिंगटन, मोजेज इत्यादि से तुलना की है। मित्रों, मानवता की मुक्ति में ढेरों लोगों ने अविस्मरणीय योगदान किया है, लेकिन आप पाएंगे कि काल क्रम में ढेरों महामानवों का व्यक्तित्व और कृतित्व जो है म्लान होते जा रहा है, फीका पड़ते जा रहा है। ये एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर हैं जिनकी प्रासंगिकता, जिनकी स्वीकृति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में आपने देखा कि पिछला जो 14 जुलाई को उनका जो जन्मदिन मनाया गया, तो एलिजाबेथ द्वितीय ने उसे इक्वलिटी डे के रूप में मनाने का फरमान जारी किया। ये इस बात का संकेतक है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्वीकृति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन मित्रों, यहां एक सवाल है। समय के साथ डॉक्टर अंबेडकर और उनके बाद की स्वीकृति भले ही नित नई ऊंचाई छूती जा रही हो, किंतु देश विदेश में फैले कोटि कोटि अंबेडकरवादियों को, उनके कोटि कोटि फॉलोअर्स को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि खुद भारत में अंबेडकरवाद धीरे धीरे संकटग्रस्त हो चुका है। भारत में डॉक्टर अंबेडकरवाद का जो वाद है वो धीरे धीरे संकटग्रस्त हो चुका है, और यदि इसे संकट मुक्त नहीं किया गया, इस दिशा में हम लोगों ने कोई उनको
उनके वाद को संकट मुक्त करने का एप्रोप्रिएट अगर कदम नहीं उठाया तो धीरे धीरे लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाएंगे। ऐसे में जो दल, जो एक्टिविस्ट, जो थिंकर सामाजिक न्याय के ऊपर चिंतन करते हैं, उनका फर्ज बनता है कि अंबेडकरवाद को संकट मुक्त करने की दिशा में अपने तरफ से जो है प्रयास करें। प्रयास ही नहीं, एक अत्याज्य कदम से समझते हुए इस दिशा में कुछ करें। बहरहाल यदि आप मन बनाते हैं अंबेडकरवाद को संकट मुक्त करने की दिशा में, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना पड़ेगा कि अंबेडकरवाद है क्या। साथियों, वैसे तो अंबेडकरवाद की कोई निर्दिष्ट परिभाषा नहीं है, किंतु विभिन्न समाज विज्ञानियों के अध्ययन को फॉलो करने पर कहा जा सकता है कि जाति, नस्ल, लिंग इत्यादि जन्मगत कारणों से शक्ति के स्रोतों से जबरन बहिष्कृत कर सामाजिक अन्याय की खाई में धकेले गए लोगों को शक्ति के स्रोतों में कानूनी शेयर दिलाना ही अंबेडकरवाद है, और इस वाद का औजार है आरक्षण। शायद आपको इस बात को समझने में दिक्कत हो गई होगी जो हमने एक शब्दावली इस्तेमाल की है, सोर्सेज ऑफ पावर, शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोतों से जिनको एक्सक्लूड किया गया है, वैसे एक्सक्लूडेड ग्रुप्स को सोर्सेज ऑफ पावर से लैस करना, सोर्सेज ऑफ पावर से समृद्ध करना ही अंबेडकरवाद है, और इस बात का औजार है, जो बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, वो है आरक्षण। भारत के मुख्य धारा के बुद्धिजीवी द्वारा जिस आरक्षण को दया खैरात के रूप में प्रचारित किया जाता है, वो आरक्षण बेसिकली जो है, जो बहिष्कृत लोग हैं उनको एक्सक्लूड करने का एक माध्यम है। जहां तक शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत के लोगों का सवाल है, दुनिया के ढेरों तबके जो है इसके शिकार रहे हैं। मसलन सारी दुनिया की महिलाएं, सारी दुनिया की महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण का अभियान चला रहा है, उनके लिए जो प्रयास हुए, उस सभी प्रयास में आप देखेंगे कि सारी दुनिया के महिलाओं के साथ सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि उनको सोर्सेज ऑफ पावर से एक्सक्लूड करके रखा गया। सोर्सेज ऑफ पावर क्या है? सोर्सेज ऑफ पावर 4 है। आर्थिक में ऑल अर्निंग एक्टिविटी आती है। अर्थोपार्जन की समस्त गतिविधियां जो है आर्थिक शक्ति के स्रोत के रूप में चिन्हित होती है। दूसरा, राजनैतिक, राज सत्ता की तमाम संस्थाएं दूसरा जो है शक्ति के स्रोत है। तीसरा शक्ति का स्रोत है शैक्षिक, एजुकेशन। एजुकेशन की क्या अहमियत है इसे बतलाने की जरूरत नहीं है। चौथा शक्ति का स्रोत है धार्मिक। हमारे बहुत से जो सोशल साइंटिस्ट है वो धर्म को जो है बहुत इग्नोर करते हैं, अफीम इत्यादि कह करके इसकी भर्त्सना करते हैं, इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है, और शक्ति के स्रोत के रूप में इसकी अहमियत आर्थिक शक्ति से जरा भी कम नहीं है। तो धर्म एक शक्ति का स्रोत है और इसकी अहमियत जो है आर्थिक शक्ति के समतुल्य है। ये है समाज में शक्ति के जो 4 स्रोत हैं। इन स्रोतों से जो एक्सक्लूडेड लोग हैं, ऐसे एक्सक्लूडेड लोगों को सोर्सेज ऑफ पावर में इंक्लूड करने का जो वाद है, इजम है, दैट इज अंबेडकरवाद। अब मैं पुनः आता हूं, जहां तक शक्ति के स्रोतों से बहिष्कार का सवाल है, सारी दुनिया में यूं तो महिलाएं, ब्लैक्स और अदर जो आपका अल्पसंख्यक के तमाम लोग इस शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत रहे। लेकिन इस मामले में भारत के SC, ST और OBC की कोई तुलना ही नहीं है। हजारों साल से दलित, पिछड़े, आदिवासियों की जो मेजर प्रॉब्लम है वो है शक्ति के स्रोतों से बहिष्कार, और इस बहिष्कार को अंजाम दिया गया है धर्म के आवरण में लिपटी हुई एक व्यवस्था के द्वारा, जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। मित्रों, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, हिंदू धर्म वास्तव में कोई धर्म ही नहीं है।
हिंदू धर्म बेसिकली सोर्सेज ऑफ पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का एक धर्म है, एक सिस्टम है। जो हिंदू धर्म है उस हिंदू धर्म को हम वर्ण धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुपालन का मतलब होता है वर्ण धर्म का अनुपालन। और वर्ण धर्म में क्या रहा कि हिंदू धर्म शास्त्रों के द्वारा प्रत्येक वर्ण के लिए प्रोफेशन निर्दिष्ट है। ब्राह्मण के लिए अध्ययन, अध्यापन और पौरोहित्य, ये उनका प्रोफेशन रहा। क्षत्रियों के लिए भूस्वामित्व, राज्य संचालन, डिफेंस डिपार्टमेंट इत्यादि का संचालन जो है क्षत्रियों का पेशा रहा। वैश्यों का आप जानते हैं कि ट्रेड, कॉमर्स इत्यादि जो है ये प्रोफेशन वैश्यों को है। इन पेशों के साथ एक खास बात थी कि वर्ण व्यवस्था के तहत जो इन पेशों का आपका विचलन, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं कि प्रोफेशनल मोबिलिटी पूरी तरीके से निषिद्ध रहा। अर्थात जिस वर्ण के लिए जो प्रोफेशन निर्दिष्ट रहे उस पेशे को पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहना। ऐसी स्थिति में ये जो वर्ण व्यवस्था है, हिंदू धर्म का प्राणाधार वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था ने एक आरक्षण व्यवस्था का जन्म आकार ले लिया जिसे हम हिंदू आरक्षण कहते हैं। हिंदू आरक्षण में सोर्सेज ऑफ पावर, जितने भी शक्ति के स्रोत है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, सारी के सारे शक्ति के स्रोत बड़ी सफाई के साथ धर्माधारित वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए सिद्ध करा गया। इस हिंदू आरक्षण में जो शूद्र अति शूद्र हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनके लिए सोर्सेज ऑफ पावर में कोई शेयर ही नहीं दिया गया, कोई कतरा भी नहीं दिया गया। हजारों साल से जो वर्ण व्यवस्था के वर्तन शूद्र अति शूद्र है, इनकी अगर दुर्दशा के पृष्ठ में जाएंगे तो आपको एक ही कारण नजर आएगा कि हिंदू आरक्षण में इनको जो है शक्ति के स्रोतों से पूरी तरीके से एक्सक्लूड रखा गया, जिसका नतीजा है कि आज भी जो है ये समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ये आज भी दुनिया के सबसे अशक्त मानव समुदाय के रूप में चिन्हित हो रहे हैं। बहरहाल वर्ण व्यवस्था के अर्थशास्त्र के द्वारा, अर्थात हिंदू आरक्षण के द्वारा जिन तबकों को सबसे अधिक जो है एक्सक्लूशन का शिकार बनना पड़ा वो रहे अस्पृश्य, दलित। दलितों को इस व्यवस्था में जो मैंने बताया कि 4 शक्ति के स्रोत होते हैं, मेजर, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक। अब देखेंगे कि हजारों साल से दलितों के साथ, अस्पृश्यों के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही कि इन चारों सोर्सेज ऑफ पावर से पूरी तरीके से बहिष्कृत थे। इंडिपेंडेंट रूप से जो अर्निंग एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करने का इनको अधिकार नहीं। शक्ति का जो दूसरा स्रोत है राज सत्ता में जो पार्टिसिपेशन है इनके लिए एजुकेशन, हजारों साल से एजुकेशन जो है इनके लिए बिल्कुल शूद्र अति शूद्रों के साथ जो है दलितों के लिए अधर्म था। और धर्म के सेक्टर में इनके बहिष्कार का तो अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भगवान के मंदिर में घुस करके इनके सामने जो है याचना प्रार्थना करने तक का अवसर मिला। हमारे इस प्रोग्राम के कन्वीनर राजू कुमार साहब है, वो हिंदी के जाता है। राजू कुमार साहब के जहन में बहुत सी ऐसी कहानियां होगी, मसलन जो है एक पूजा के फूल कहानी। पूजा के फूल की कहानी में क्या होता है कि एक दलित दंपत्ति है, उनकी बच्ची जो है बुखार से बुरी तरीके से पीड़ित हो जाती है। पीड़ित होने के बाद से दवा इलाज का कोई उपाय नहीं। कोई उनको सुझाव देता है कि यदि मंदिर से फूल ला करके इस बच्ची को दे दिया जाए तो ये स्वस्थ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो है बड़ा रिस्क लेकर के लड़की का पिता जो है मंदिर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद से पंडे उसको देख लेते हैं, देखने के बाद से जो उसको मार के खत्म कर देते हैं। तो मित्रों, हमें बहुत से लोग जो है आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं है। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखने वालों की संख्या बहुत कम है। अधिकांशतः जो है ईश्वर विश्वास नहीं है। और ऐसे लोग जो है
अपने दुख मोचन के लिए, पार्थिव सुखों के लिए जो है मठ मंदिरों में जाकर भगवान के सामने जो है अपना अनुनय विनय करते हैं ताकि उनका जो है दुख दूर हो सके। और इसका कुछ नहीं हो चाहे नहीं, एक साइकोलॉजिकल लाभ मिलता है। लेकिन हजारों साल से देखिएगा कि अस्पृश्यों के लिए मंदिरों में घुस करके जो है पूजा अर्चना करना, ईश्वर को संतुष्ट करने का कोई उपक्रम चलाना पूरी तरीके से निषिद्ध रहा। यही नहीं कि पूरी ह्यूमन रेस की हिस्ट्री में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास का सबसे बड़ा व्यतिक्रम है कि दलित एक ऐसे समुदाय के रूप में चिन्हित है जिन्हें हजारों साल से अच्छा नाम तक रखने का अधिकार नहीं है। सारी दुनिया में गुलामों की उपस्थिति रही, रोमन एज से लेकर के आपने अमेरिका के जो ये है निग्रो स्लेवरी, उसमें आपने देखा कि दासों का एक वजूद रहा है। लेकिन वो दास भी जो है बहुत सी चीजों से बहिष्कृत नहीं रहे। मसलन जो है रोमन एज से लेकर के आपको जो है अमेरिका की जो एक कुख्यात निग्रो स्लेवरी है, वहां जो है दासों को अब मंदिरों में जा करके पूजा अर्चना करने का कोई निषेध नहीं था। सारी दुनिया के दास एजुकेशन ले सकते थे, शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, और जहां तक नाम रखने के सवाल है वो जो मन में आए सो नाम रखे। लेकिन इन सारी चीजों से जो है दलितों को वंचित रखा गया। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत को जो अस्पृश्य है, दलित, ये गुलामों के गुलाम रहे। हम लोग कार्ल मार्क्स की चर्चा करते हैं। कार्ल मार्क्स के सामने जो है वो जो सर्वहारा की बात करते हैं, उनके सर्वहारा कहीं से भी जो है इस स्थिति में नहीं रहे। जिस स्थिति का सामना अंबेडकर के लोगों को, अस्पृश्यों को करना पड़ा, वैसा मार्क्स के सर्वहाराओं को नहीं करना पड़ा। सर्वहाराओं के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी बिल्कुल फ्री थी, वो राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो एजुकेशन सेक्टर में जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, अगर मर्जी हो तो जा करके चर्च में पूजा कर सकते थे, उनको सुविधा थी। मार्क्स सर्वहारा सिर्फ आर्थिक दृष्टि से वंचित थे, बाकी जो उनको मानवीय अधिकार चाहिए इसलिए काफी हद तक जो उनकी स्थिति संतोषजनक थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लोगों की स्थिति, अस्पृश्यों की स्थिति जो है ये दुनिया की यूनिक घटना है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि पूरे ह्यूमन रेस की हिस्ट्री में जिन जिन महामानवों ने मानवता की मुक्ति के लिए काम किया, उसमें सबसे कठिन चुनौती जो थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने थी। दुनिया के सबसे वंचित लोगों को लिबरेट करना, इंपावर्ड करना, ये उनके सामने चुनौती थी, और इस दिशा में उन्होंने काम किया। साइमन कमीशन से लेकर के आपने उनका जो योगदान देखा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इस दरमियान उन्होंने जितने भी लिटरेचर तैयार किए, उन सारे लिटरेचर और उनकी सारी गतिविधियों का एकमात्र जो खास तौर से लक्ष्य था, जो दुनिया के सबसे शक्तिहीन मनुष्य प्राणी है अस्पृश्य, उनको शक्ति संपन्न। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि यदि मैं दलितों को लिबरेट नहीं कर पाया तो खुद को गोली से उड़ा दूंगा। ये चुनौती थी उनके सामने, और उस चुनौती का उन्होंने नायकोचित है, ये बहुत ही हीरोइक अंदाज में उन्होंने इसका सामना किया। अगर जहर की कोई काट हो सकती है तो हिंदू आरक्षण की काट अंबेडकरी आरक्षण ही हो सकती थी। जो वर्ण व्यवस्था की वंचना है उसको मैं जिसे मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था जो कुछ है वो अपने आप में एक हिंदू आरक्षण है, और इस हिंदू आरक्षण के तहत हजारों साल से हमारे शायद ये राय साहब ने बताया कि 4000 साल से हमारे लोग जो है इन सब चीजों से जो है डिप्राइव्ड है। तो हिंदू आरक्षण के तहत भारत की महिलाओं को, जो ओबीसी है शुद्ध, उनको, आदिवासियों इत्यादि को जो है आपको शक्ति के सारे स्रोतों से बिल्कुल बहिष्कृत करना पड़ा। और इसमें सबसे कठिन स्थिति जैसे मैं बताया कि दलितों के लिए, लेकिन एक फार्मूला है, लोग कहते हैं कि जहर की काट जहर होती है। अगर हिंदू आरक्षण के द्वारा भारत में अमानवीयता का सबसे बड़ा अध्याय रचित हुआ, अगर हिंदू आरक्षण के द्वारा देश की विशालतम जो ये आबादी है उस आबादी को पूरी तरीके से गुलामों की अवस्था में पहुंचाया गया, तो ऐसी जहर की काट कोई
जहर ये हो सकती थी। आप कह सकते हैं कि हिंदू आरक्षण का काट जो है वो जहर अम्बेडकरी आरक्षण के रूप में आता है। बाबा साहब परिवर्तित जो अम्बेडकरी आरक्षण है, इस अम्बेडकरी आरक्षण के चमत्कारों का दुनिया ने अभी तक जो है बढ़िया श्रद्धेय नहीं किया। अम्बेडकरी आरक्षण लागू होने के बाद जैसे मैं बतलाया कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि अस्पृश्य है दुनिया के सबसे अधिकार विहीन मनुष्य प्राणी रहे। इन मनुष्य प्राणियों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है रिजर्वेशन के सौजन्य से जो है इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, सांसद, विधायक इत्यादि बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये जो कह सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो है आपको मानवता की दृष्टि से जो है ये सबसे मिराकुलस, सबसे प्रभावशाली काम है। अस्पृश्यों के जीवन में डॉक्टर अंबेडकर के सौजन्य से जो चमत्कारिक आपका परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन पूरी दुनिया को ये किया, आकर्षित किया। और यही परिवर्तन जो है आपको यकीन नहीं होगा, सारी दुनिया में मैं बतलाया कि जन्म के आधार पर वंचित होने वालों की जो है सारी दुनिया में उपस्थिति रही। जैसे जन्म के आधार पर जो है पूरी तरीके से डिप्राइव होने वाली महिलाएं रही हैं। अश्वेतों के साथ जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स के साथ सब मंडेला के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रंग के आधार पर जो है जन्मगत कारणों से पूरी तरीके से स्थिति में रहे, ऑल सोर्सेज ऑफ पावर से जो है वंचित रहे। तो जन्म के आधार पर सताए गए लोगों में दलित जो है सबसे अधिक सताए हुए लोग थे। और अम्बेडकरी आरक्षण से एक मिराकल घटित होता है और इसमें जो है आपको जो है राजीव कुमार जैसे, अपने प्रहलाद सर जैसे जो प्रोफेसर पैदा होते हैं, इसमें एक से एक बड़े के नेता पैदा होते हैं। और आज की तारीख में आप देखिए कि वेरियस सेक्टर में जो है दलित अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मैं राइटर, एच.एल. दुशाद में राइटर हूँ, मैं 83 किताबों का राइटर हूँ। अगर मैं राइटर बन पाया तो कमाल जो है डॉक्टर अंबेडकर का है। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो हिंदू आरक्षण के द्वारा जो है आप जितने इसमें जो है शिरकत कर रहे हैं, जितने अपने प्रोफेसर हैं अस्पृश्य और ओबीसी समाज के, ये प्रोफेसर, ये हमारे छात्र, ये रिसर्चर्स, कहीं भी आज स्थिति में यहाँ पहुंचने की स्थिति नहीं आते। जो डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा मिराकुल किया, बड़ा एक चमत्कार किया, और इस चमत्कार को दुनिया ने जो है ग्रहण किया। इस चमत्कार से जो है दुनिया ने अपने अपने देश के जो जन्म के आधार पर वंचित किए गए तबके हैं उनको जो है इंपावर्ड करने का एक बड़ा काम किया। और इस दिशा में सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो सेट होता है वो अमेरिका में होता है। आप जानते हैं कि अस्पृश्यों की तुलना जिस समुदाय के साथ होती है वो है ब्लैक्स, अमेरिका के ब्लैक्स, जो 15वीं शताब्दी के शेष में एक जो है आपका मजदूर के रूप में अमेरिका में लाए जाते हैं। और किस स्थिति में, जिस तरीके से भेड़ बकरियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है, आप जिस तरीके से अपने द्वार पर गाय भैंस बैल को जो है पगहा में बांध के रखते थे, लगभग उसी स्टेज में जो है करके उनको रखा जाता था यहाँ पर। और उनका जो शोषण हुआ उस शोषण की कोई सीमा नहीं। लेकिन ब्लैक्स का जो अमेरिका में शोषण होता है, उस शोषण में भी मैं आपको बताया ना कि दलितों जैसा भागा, दलितों जैसा जो डिप्राइव दुनिया में कोई रहा ही नहीं। उनके जमाने के जो स्लेव्स थे अमेरिका में, अमेरिका के स्लेव्स को जो है चर्च में जाकर के पूजा पाठ करने की कोई मनाही नहीं थी। वो जो है मौका पा करके एजुकेशन ले सकते थे और भी दूसरी कलाएं जो है उनको ग्रहण कर सकते थे। एक मैं नोवेल का नाम आपको बताना चाहूंगा, गॉन विद द विंड, दुनिया के जो है महानतम, एक जमाने में अमेरिका में बाइबिल के बाद सबसे अधिक बिकने वाला है नोवेल है, लेखिका है मार्गरेट मिचेल। उस उपन्यास को पढ़िए। उस उपन्यास में जो दिखाई पड़ता है कि जो ये ब्लैक्स है नायिका, उसकी बड़ी दबंग किस्म के नायिका है, लेकिन उसको दासी के रूप में रखा गया है एक ब्लैक्स महिला को। ब्लैक्स महिला को इतना डोमिनेंस है कि वो महिला जो नायिका है सब समय उसके दबाव में रहती है। नायिका का बाप एक आयरिश है, गोरा है, लेकिन उसने एक सहयोगी के रूप में एक ब्लैक्स को रखा है। वो ब्लैक्स क्या है, उसके लिए पोकर खेलता है और तरह तरह की चीजें खेलता है। तो उनका बिहेवियर आप देखेंगे, कहीं मौका मिले गॉन विद द विंड देखने का, तो आप देखेंगे कितना इक्वलिटी था। वैसी स्थिति की आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे। बावजूद उसके अश्वेतों को जो स्थिति रही, उनको जो है आपका निग्रो स्लेवरी के खात्मे की दिशा में बहुत कुछ प्रयास हुआ, जिसमें जो है
हमारी एक फेवरेट लेखिका है, हैरियट बीचर स्टो। आपने बहुतों ने उनकी रचना पढ़ी होगी, अंकल टॉम्स केविन। 1851 में अंकल टॉम्स केविन रचना प्रकाशित होती है और उसके बाद से सारी दुनिया में जो है धूम मच जाता है। उसने रूलिंग क्लास का जो विवेक है, कंसाइंस है, उस कंसाइंस को इस बुरी तरीके से ढूंढा था कि उसके बाद से सारी दुनिया में जो लोग जो है लोगों को गुलाम के रूप में रख करके इस्तेमाल करते रहते, उनके विवेक में परिवर्तन होता और गुलामों को आजाद करना शुरू करते। हैरियट बीचर स्टो की वही रचना जो है परवर्ती काल में सिविल वॉर का सबब बनती है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जब ये है अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति का चुनाव जो इसी जो तरह तरह के एजेंडे पर लड़े थे, लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि यदि हम राष्ट्रपति बनते हैं तो निग्रो जो ये स्लेवरी है, ये इसको मैं अवसान करूंगा। और जीतने के बाद से अवसान करते हैं। अवसान करने के बाद से ये बात जो है दक्षिण प्रांत के जो अमेरिकी है उनको हजम नहीं होता है। वो सोचते हैं कि यदि इस तरीके से जो है ये स्लेवरी प्रथा खत्म हो गई तो हमें सस्ते लेबर नहीं मिलेंगे, सस्ते लेबर नहीं मिलेंगे तो फिर हमारा समृद्धि का महल कैसे खड़ा होगा। वैसी स्थिति में वो लोग विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह के बाद से साथियों, आप जैसे बहुत से लोग जानते हैं कि जो है 1860 से लेकर के 1865 तक अमेरिका में जो सिविल वार चलता है। सिविल वार मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। इस युद्ध में ये 4-5 सालों तक युद्ध चला था। इसमें मुझे लगता है कि संभवतः 14 लाख के करीब लोग मारे गए थे। और युद्ध की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास ने डिप्राइव्ड सेक्शन के पक्ष में अपने ही भाइयों के खिलाफ उठा लिया था बंदूक। मतलब अमेरिका के सिविल वार में जो नॉर्थ के जो ये थे, आपके जो गोरे अमेरिकी थे, उन्होंने साउथ वालों के खिलाफ जो है आपका उठा लिया था बंदूक। उन लोगों के खिलाफ जिनमें बास कर रही थी उनके पुरखों की आत्मा। तो लंबे समय तक सिविल वार चला। सिविल वार चलने के बाद जो है आपका निग्रो स्लेवरी प्रथा का जो अवसान होता है, लेकिन उस अवसान के बावजूद ब्लैक्स को वो राइट्स नहीं मिले थे। उनको सोर्सेज ऑफ पावर में क्या कह सकते हैं कि शेयर मिलने का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ था। वैसी स्थिति में आपको पता ही होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 60 के डिकेड में सिविल राइट मूवमेंट छेड़ा। जिन दलितों की तुलना ब्लैक से की जाती है, आप कल्पना करें कि बाबा साहब के सौजन्य से इनको वोट का अधिकार जो है बहुत पहले मिल गया था। लेकिन निग्रो स्लेवरी के अवसान के 100 सालों बाद भी जो ब्लैक्स हैं वो आपको वोट के अधिकार से वंचित थे, पॉलिटिकल सत्ता से बिल्कुल डिप्राइव थे। वैसी स्थिति में उनके आपका ये अधिकार दिलाने के लिए जो है इनका मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अभियान शुरू होता है। ये अभियान परवर्ती काल में रोजा पार्क्स मैकाले, जिनको दुनिया का जो है पहला जो है मानवाधिकारों की महिला माना जाता है। आप जानते हैं कि जो रोजा पार्क्स जो थी वो एक ब्लैक लेडी थी और ब्लैक्स के लिए बसों में जो है कुछ खास जगह रिजर्व होती थी। बहुत ही घटिया किस्म की जगहों बसों में जो है ये ब्लैक्स के लिए रिजर्व होती थी और बाकी जगह जो है वो खड़े होकर उनको चलना पड़ता था। एक दिन जो है रोजा पार्क्स बस में सफर कर रही थी, बेचारी बड़ी थकी हुई थी। वैसी स्थिति में थक हार करके अपनी सीट पर बैठी हुई थी। एक गोरी महिला आती है, बस ओवर क्राउडेड है, महिला आकर के उसको उठने का निर्देश देती है। रोजा पार्क्स जो है डट के खड़ी रहती है, नहीं उठती है। नहीं उठने के बाद जबरन उसको जो है वहां से बस रोक करके उतार दिया जाता। और ये घटना मित्रों जो है दुनिया के इतिहास में विशेष करके जो ब्लैक्स का जो है ये साइक को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। रोजा पार्क्स के इस प्रतिवाद के फलस्वरूप ब्लैक्स में जो है अपने अधिकारों के लिए उग्र आंदोलन चलाने का एक जज्बा पैदा होता है कि यदि ये लेडी हो करके अपने अधिकारों के लिए जो इसको ये कर सकती है, इग्नोर कर सकती है, लीडर होकर के बस में बैठी रह सकती, तो फिर हम क्यों नहीं। तो रोजा पार्क्स के इस प्रतिरोध के बाद से जो ब्लैक्स इनके नेतृत्व में
गांधीवादी टाइप का आंदोलन चला रहे थे, शांति प्रिय आंदोलन चला रहे थे, उनके साइक में जबरदस्त बदलाव आता है। और आप 60 के डेकेड में आप देखते हैं कि 64-65 के बाद से अमेरिका में दंगों का सैलाब फैल जाता है। अपने अधिकारों के लिए अमेरिकी जो है हाथों में बंदूक उठा लेते और जगह जगह जो राइट शुरू हो जाते हैं। स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि 1967 में लिंडन बी जॉनसन वहां के प्रेसिडेंट थे। लिंडन बी जॉनसन ने सपना देखा था कि अमेरिका को सबसे समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है, लेकिन ये जो अशांति पैदा हो रही है इसमें हम कैसे कुछ कर पाएंगे। वैसी स्थिति में लिंडन बी जॉनसन ने जो है एक आयोग गठित किया, जस्टिस ओटो कॉर्नर। जस्टिस ओटो कॉर्नर एक रिटायर्ड वो थे, न्यायाधीश थे, उनको लेकर के एक उन्होंने जो है आयोग गठित किया जिसको हिस्ट्री में कर्नर आयोग कहा जाता है। ये आयोग जुलाई 1967 में जो है गठित होता है और गठित होने के बाद से 7-8 महीने बाद अपना रिजल्ट दे देता है। अब सोचिए, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है लिंडन बी जॉनसन, उसकी नीयत सही थी, इसलिए जो है जो दंगों का सैलाब पैदा होता है और अपने देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का उनका जो जज्बा पैदा होता है, इसमें विघ्न देख करके वो जो है एक आयोग का गठन करते हैं और उस आयोग का जो रिजल्ट जो है सिर्फ 8 महीने तक आ जाता है। भारत यदि होता तो कितने साल लग जाते। मसलन आपने देखा कि ओबीसी के आरक्षण के लिए जो काका कालेलकर आयोग गठित होता है, उस आयोग का क्या हुआ परवर्ती काल में चल करके, माने 50 के डिकेड से शुरू हुआ और जाकर के 90 के डिकेड में जो है इनको मिलता है, जस्टिस मिलता है, शेयर मिलता है ओबीसी को। लेकिन अमेरिका का जो लिंडन बी जॉनसन था वो देखिए कितना संवेदनशील था। बहरहाल ओटो कॉर्नर आयोग जो गठित होता है, गठित होने के बाद से आपका मार्च 1968 में वो ये कर देता, अपनी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में बतलाता है कि अमेरिका जो है 2 भागों में बट रहा है, एक समृद्ध और दूसरा जो है वंचित, एक ब्लैक दूसरा नॉन व्हाइट, दूसरा व्हाइट। ऐसी स्थिति में अगर शांति को बढ़ावा देना है, ये राइट्स वगैरह पर अंकुश लगाना है, तो सरकार को जो है वंचितों को तमाम सेक्टर में शेयर देना पड़ेगा, संपदा संसाधनों में शेयर देना पड़ेगा। ये जो है ओटो कॉर्नर का सिफारिश था। कर्नल ने अपना संस्तुति तो दे दिया, रिकमेंडेशन तो कर दिया, लेकिन लिंडन बी जॉनसन के सामने प्रॉब्लम आया कि ये चीज इंप्लीमेंट कैसे हो। कर्नल आयोग के रिपोर्ट के बाद से उन्होंने एक स्लोगन दिया, अमेरिका शुड रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। अमेरिका हर जगह दिखना चाहिए। हर जगह दिखना चाहिए मतलब अमेरिका का जो है रेशियल जो डाइवर्सिटी है हर जगह दिखना चाहिए। बरसों से अमेरिका में क्या है, वहां का रेशियल है, वहां ऑलमोस्ट जो है 28 से लेकर के 30% के करीब नॉन व्हाइट्स है। रूलिंग क्लास वहां का गोरा है, जिनकी आबादी जो है 70 या 70 से थोड़ा सा अधिक है। आज की तारीख में अमेरिका का जो रेशियल जो ये सीन है वो है कि 70% ब्लैक्स हैं, 11% जो है हिस्पैनिक्स है, मैक्सिकन इत्यादि से आए हुए जो लोगों ने श्रमदान करके अमेरिका को डेवलप किया वो है, और 1.5% का रेड इंडियंस, 3.5% एशियन पैसिफिक मूल के लोग और 13% ब्लैक्स हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी आबादी जो है लगभग 30% के करीब होती है। तो लिंडन बी जॉनसन ने आदेश दिया कि अमेरिका हर जगह दिखना चाहिए, अर्थात ये जो है वहां का जो सोशल वन है वो है फॉर्मेशन है, रेशियल जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन जो है ये रेशियल जो है वो हर जगह रिफ्लेक्ट होने का मतलब कि हर ग्रुप का जो संख्या अनुपात है उस अनुपात में उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ये उनके जो है ये आह्वान था, अपील थी नेशन के नाम से। अब अमेरिका कैसे हर जगह दिखे, हर जगह दिखने का मतलब जैसे आपको बताया कि हर जगह दिखने का मतलब कि जितनी भी रेसेज हैं उनका संख्या अनुपात, उनका रिप्रेजेंटेशन हर जगह दिखे। उस समय तक दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसके द्वारा इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सके। वैसे में किसी के सुझाव पर लिंडन बी जॉनसन ने जो है आपके भारत के अंबेडकरी आरक्षण के आइडिया को बोरो किया। एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं मार्क गालंटर ने अपनी किताब में लिखा है कि गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया, अर्थात उन्होंने ये
साबित किया है कि अमेरिका में जो ये आरक्षण जो जिनको दिया जाता है वो जो है बेसिकली भारत का अम्बेडकरी आरक्षण का रूप है, और अम्बेडकरी आरक्षण जो है गुरु बन गया, क्या नाम है, गुरु बन के रह गया और ये गुरु हो गया। तो बहरहाल साथियों, लिंडन बी जॉनसन जो है डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया को लेते हैं और लेकर के वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकरवाद का जो सबसे बड़ा खासियत क्या है, अम्बेडकरवाद का खासियत है कि जन्म के आधार पर, डिसेंट, जन्म में आपका आता है, या आपका ये लिंग आ गया, रेस आ गया, जाति आ गई, भाषा इत्यादि आ गई, ये सब जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर सोर्सेज ऑफ पावर से एक्सक्लूड किए गए लोगों को सोर्सेज ऑफ पावर में शेयर दिलाना ही अम्बेडकरवाद है। और इसी चीज का जब वो लिंडन बी जॉनसन लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट करने के बाद जो है भारत में जैसे रिजर्वेशन सिर्फ सरकारी नौकरियों तक था, इस सरकारी नौकरी के बजाय जो है वो ऑल सोर्सेज ऑफ पावर तक एक्सपेंड कर देते हैं लिंडन बी जॉनसन। यही अमेरिकी भारतीय जो आर्थिक है। अब देखिए, हम लोग बाबा साहब के जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अवदानों की चर्चा कर रहे हैं, इस बात का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि भारत में आपने देखा कि दुनिया का जो सबसे जो एक तरीके से मजलूम, सबसे वंचित दलित, उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता और ढेरों लोग जो एमएलए, एमपी और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इत्यादि बनती है। अपने आप पे हिस्ट्री का बहुत बड़ा मिराकल है, मामूली बात नहीं है। लेकिन इस बात का इम्पैक्ट यहीं तक नहीं रहता है, बाद में चल करके देखिए वो तो सारी दुनिया में, अमेरिका के साथ साथ जो है आपका न्यूजीलैंड में इसका इम्प्लीमेंट होता है, फ्रांस में इम्प्लीमेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट होता है, कनाडा में इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हर जगह जो है जन्म के आधार पर डिप्राइव किए गए लोगों की आबादी रही है। ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए, उनको सामाजिक न्याय सुलभ कराने के लिए सारी दुनिया में अम्बेडकरी आरक्षण लागू होता है। लेकिन इसका बढ़िया जो एग्जाम्पल सेट हुआ वो था अमेरिका। अमेरिका में जैसे मैं बताया कि उसको सिर्फ नौकरी तक सीमित न रख करके, मैंने क्या कहा, जैसे नौकरी क्या है, अर्थोपार्जन का एक माध्यम है, अर्निंग का, पैसे इत्यादि जो है अर्न करने का एक माध्यम है। लेकिन अर्निंग एक्टिविटी सिर्फ नौकरी तक नहीं है। अर्निंग एक्टिविटी में क्या आती है, नौकरी है, नौकरी के द्वारा भी आप उपार्जन कर सकते हैं, सप्लाई है, डीलरशिप है, एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्किंग है, परिवहन है, वेरियस, माने आर्थिक जो अर्थोपार्जन की गतिविधियों की कोई सीमा नहीं, समझिए। तो अमेरिका जब इस चीज को एडॉप्ट करता है तो ऑल अर्निंग एक्टिविटी तक इसको एक्सपेंड करता है। बात यही तक नहीं, अर्थ तो शक्ति का एकमात्र स्रोत हुआ, इसको जो है आपको पॉलिटिकल सत्ता में इस्तेमाल करता है, इसको इस्तेमाल करता है कल्चरल क्षेत्र में। आज जो है आप देख रहे हैं कि अमेरिका में जो है कोई ऐसी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती इसमें ब्लैक्स को रिप्रेजेंटेशन न मिले। और सुन के ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले की बात है, कि जो हॉलीवुड का जो टॉप अभिनेता है वो आपका जॉर्ज क्लूनी नहीं है, वो आपका डिकैप्रियो नहीं है, वो आपका होता है विल स्मिथ। ब्लैक्स अमेरिकी अम्बेडकरी आरक्षण का इम्पैक्ट है कि आज की तारीख में ओपरा विन्फ्रे जैसा जो है एंकर पूरी दुनिया में नहीं है। इस आरक्षण के फलस्वरूप वहां ढेरों या पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग आते हैं। हॉलीवुड तो जो ब्लैक से भर ही गया है, उसके बाद से जो है मीडिया इत्यादि तमाम सेक्टर में वो आते हैं। और आज जो स्थिति जो है, आप दलितों से यदि तुलना करेंगे तो हेल एंड हेवन का है। आपके पूरे देश में जो है दलितों में कितने लोग फिल्मों में हैं, यदि हैं भी तो अपना नाम छुपा कर रखे, कोई उनका ये नहीं है। मीडिया में कितने लोग हैं, लेकिन अमेरिका में जो अम्बेडकरी आरक्षण का ये किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है सोर्सेज ऑफ पावर तक, उसके फलस्वरूप यह प्रत्येक क्षेत्र में ब्लैक्स को जो है शेयर मिलता है। आज वहां पर कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो इसे हो। मसलन जो है यहाँ भारत में आप देखिए कि सो काल जो सुपर स्पेशलिटी वाले कुछ विशेष जगहों को चला बहुत बड़ा मान करके वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया जाता है। मसलन मैं बंबई में जाता हूँ, बॉम्बे में भामा एटमिक सेंटर है, वहां पर रिजर्वेशन नहीं है और कई सेक्टरों में नहीं है। जबकि अमेरिका में जो है अम्बेडकरी आरक्षण के फलस्वरूप नासा से बड़ा कोई संस्थान नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक संस्थान, विशेष करके भारत के वैज्ञानिक संस्थान
नासा के मुकाबले जो है उनकी हैसियत घुटने के बराबर नहीं है। भारत में इतने यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सामने आपके नाम क्या लो, जो सब सो कार्ड जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं भारत की, उनकी हैसियत जो प्राइमरी स्कूल से ज्यादा की नहीं है। लेकिन ये अम्बेडकरी आरक्षण आपको हार्वर्ड में लागू होता है। हार्वर्ड में कहाँ लागू होता है कि वो एजुकेशन सेंटर है, उसी एजुकेशन सेंटर में छात्रों के एडमिशन में जो स्टूडेंट वहां पर मौका पाएंगे उसमें रेशियल डाइवर्सिटी शुड रिफ्लेक्ट। जिस रेशियल ग्रुप का जो संख्या अनुपात है उस अनुपात में वहां पर बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। उसी अनुपात में जो टीचिंग स्टाफ है, जैसे सर लोग पढ़ा रहे हैं, अब बर्मन सर पढ़ा रहे हैं, हमारे राज साहब पढ़ा रहे हैं, राजू सर हैं, तो वहां पर इसमें भी है हार्वर्ड में। तो हार्वर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र है, जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 40 से अधिक नोबेल विजेता दे चुका है, वहां अम्बेडकरी आरक्षण लागू और उससे जो है हुआ। आज अमेरिका जो है दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर देश बन गया इसलिए कि अम्बेडकरी आरक्षण के फलस्वरूप जो है जितनी भी डिप्राइव सेक्शन है सबका जो है उसके ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइज होता है। जिस वर्ण व्यवस्था के वंचितों की बात हम करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था है हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इसने सारी दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स के मिस यूटिलाइजेशन का एक रिकॉर्ड ये कायम कर दिया। वर्ण व्यवस्था में जैसे मैं बताया कि वर्ण व्यवस्था हिंदू आरक्षण, और हिंदू आरक्षण में सारे के सारे अवसर जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए रहे। हजारों साल से विशाल आबादी जो है महिलाओं के रूप में है, दलितों के रूप में है, आपका वो ये बिल्कुल ये सब और एक्टिविटी से बहिष्कृत रहे। आप कल्पना कीजिए कि भारत की हिस्ट्री में हिंदू आरक्षण के द्वारा जो ह्यूमन रिसोर्स का मिसयूज हुआ है पूरी दुनिया में, इसका कोई अगर क्षतिपूर्ति की बात की जाए तो कोई हिसाब ही नहीं आता है। यही अम्बेडकरी आरक्षण जब अमेरिका में लागू होता है तो वहां के ऑल जो ये आपका जो सेक्शन है, डिप्राइव सेक्शन, रेस के आधार पर सबको जो है वेरियस सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपना ये एबिलिटी दिखलाने का मौका मिलता है। उसके बाद से अमेरिका जो है दुनिया का समृद्धतम देश बनता है। भारत से कई लोग जाकर के जो वहां पर झंडा गाड़ने में कामयाब हो गए। कल्पना चावला नाम की लड़की जो स्पेस में गई थी, आज कमला हैरिस है, और भी तरह तरह के जो इंडियन लोग जाकर के वहां पर जो कमाल दिखा रहे हो कुछ नहीं है। अमेरिका में जो मैं बताया कि रेशियल डाइवर्सिटी जो उनका जो आपका लिंडन बी जॉनसन का जो स्लोगन था उसके तहत कि अमेरिका हर जगह दिखना चाहिए, तो अमेरिका में 3.5% आपको एशियन पैसिफिक मूल के लोग हैं। एशियन पैसिफिक मूल के लोगों में आते हैं आपको बांग्लादेश के लोग आते हैं, श्रीलंकाई आते हैं, चाइनीज आते हैं, इंडियन लोग आते हैं। तो जो इंडियन वहां पर झंडा गाड़े हुए हैं, ऐसा नहीं को पैन अमेरिका लेवल पर अपनी एबिलिटी जाहिर नहीं करते हैं मित्रों। वो जो है एक विशेष कोटा जो 3.5% का है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और करके वहां जो है पाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में मौका पाते हैं। तो अमेरिका का जो रेशियल डाइवर्सिटी अम्बेडकरी आरक्षण का इम्पैक्ट है कि आज कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति बनी हुई है और तमाम क्षेत्रों में जो है लोग ये। तो बहरहाल मित्रों ये जो अम्बेडकरी आरक्षण जो ये होता है इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है सारी दुनिया में अब ये करके, अगर कोई भगवान नाम की सत्ता है उस भगवान ने भी इतना बड़ा चमत्कार नहीं किया कि विशाल आबादी को जो है बिल्कुल जो है गटर से निकाल करके बिल्कुल जो है आकाश में पहुंचा दे, जो अम्बेडकरी आरक्षण ने दलितों के साथ किया। तो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अब देखिए कि जो दलित जो अस्पृश्य उसका लाभ उठाने की स्थिति में रहे, उनकी स्थिति में कितना ये है बदलाव आ गया। एक ये भी बता देना चाहता हूँ, अम्बेडकरी आरक्षण के विषय में यहाँ का जो ये है, यहाँ का जो मुख्य धारा के मीडिया उसके द्वारा एक बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि जाति से ही जो है वो ये मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बेडकरी आरक्षण में आपको कंपटीशन का सामना करके जो है मौका मिलते हैं। जैसे अमेरिका में जैसे मैं बताया कि वहां के एशियन पैसिफिक मूल का जो 3.5% का कोटा है, तो 3.5% के कोटे में इंडिया से गए लोगों को compete करना पड़ता है, उसमें जो ये पाता है। तो अम्बेडकरी आरक्षण के लिए जो है आपको बाकायदे कहीं से कोई रियायत नहीं है। आपको जो है परीक्षा में बैठना है, परीक्षा में बैठ करके आपको अपनी योग्यता प्रमाणित करना है। मैं तो इस आरक्षण का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं कि जिन अस्पृश्यों को हजारों साल से प्रत्येक सेक्टर से एक्सक्लूड करके रखा गया, उनको एजुकेशन को हथियार बनाना चाहिए था और इस समाज को सबसे अधिक एजुकेटेड हो जाना चाहिए था। हालांकि है
एजुकेशन के सेक्टर में बात बनी है। कांसीराम कहते थे कि भारत में तो दो ही समाज जो एजुकेटेड है, एक चमार और दूसरा ब्राह्मण। तो है एजुकेशन में, लेकिन और भी एजुकेट होना चाहिए था। तो कहने का मतलब मित्रों कि डॉक्टर अंबेडकर के सामने जो चुनौती थी, दुनिया के गुलामों के गुलाम, अस्पृश्यों से बढ़ के, जिससे मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की एक उक्ति याद दिलाता हूं कि वो कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि अनटचेबिलिटी इज वर्स देन स्लेवरी। जो सारी दुनिया में गुलामी प्रथा रही, गुलामी प्रथा से भी बदतर यदि कोई प्रथा है तो वो है अनटचेबिलिटी। और अनटचेबिलिटी को डॉक्टर अंबेडकर ने कई बार कहा एक्सक्लूशन। अस्पृश्यता कुछ नहीं, एक्सक्लूशन है, बहिष्कार। इस बहिष्कार के तहत हमको जो है प्रत्येक सेक्टर से जो है एक्सक्लूड करके रखा गया। और डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा कमाल है कि उन्होंने रिजर्वेशन के जरिए सोर्सेज ऑफ पावर में एंट्री का एक दरवाजा खोल दिया। पुराने जमाने में शेरमारी हुआ करती थी, बट्टी के घर रहते थे, उसे बीच में काट करके जो है बरगल्लर उनको कहते थे, वो लोग जो है उसको चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जो आपको अधिकार दिलाए बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में। जब वो संविधान लिख रहे थे तो संविधान लिखते समय डॉक्टर अंबेडकर के पीछे जो है कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था, एक तरीके से रहमो करम पर आए थे। यदि बाबा साहब के हाथ में सारा अधिकार होता तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1942 का 29 अक्टूबर को उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष एक ज्ञापन दिया था। बाबा साहब ने लड़ाई अपने इंटेलेक्ट के जोर से लड़ी है। वो जो है जैसे हमारे रिसर्चर है उसी तरीके जो अपना पेपर प्रस्तुत करते थे, लॉजिक प्रस्तुत करते थे। अंग्रेज जो थे विवेकवान समुदाय था, उनको देना था कुछ औरों के इंडियन लोगों को, तो लॉजिक बाबा साहब कितना अच्छा होता था कि उनको जो है धीरे धीरे सारी चीजों में। तो उन्होंने 1942 में सरकारी ठेकों में, पीडब्ल्यूडी के ठेकों में रिजर्वेशन की मांग की थी अंग्रेजों के समक्ष। जो मांग जो है उस समय पूरी नहीं हो, पूरी होती है आपको जा करके जो है 25 जून 2009 को उत्तर प्रदेश में, जब मायावती सरकारी ठेकों में 23% रिजर्वेशन देती है। तो कहने का आशय है मित्रों कि बाबा साहब जिन परिस्थितियों में लड़ करके जो है आपको अधिकार, दुनिया के सबसे अधिकार विहीन समुदायों को अधिकार से लैस किए, वो जो है बड़ी असामान्य स्थिति थी। सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेलेक्ट के जोर से ऐसा करने में कामयाब हो गए। अब हमारा फर्ज बनता था, बाबा साहब के जाने के बाद से अम्बेडकरवादियों का फर्ज बनता था कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक क्षेत्र ये करके जो है आपको नौकरी में और एजुकेशन कुछ एक सेक्टर में जो इसियर दिलाया, उसको एक्सपेंड करके सोर्सेज ऑफ पावर तक जो विस्तार देना चाहिए, तो एक्सपेंड करना चाहिए था। मैंने नौकरी से आगे बढ़ के और पॉलिटिकल एक्टिविटी में आपको क्या मिला? आपको संसद और विधानसभा इत्यादि में तो मिला, लेकिन इसमें और भी चीजें पॉलिटिकल, जैसे राज सत्ता की संस्थाएं हैं, राज सत्ता की संस्थाओं में आपको ब्यूरोक्रेसी आती है, उसमें आपको शेयर है। आपको सांसद और विधानसभा आता है, इसमें आपको शेयर है। लेकिन जो है आपको शेयर जो है एजुकेशन के सेक्टर में नहीं मिला था, धर्म के सेक्टर में नहीं मिला, और ढेरों सेक्टर है। और जहां तक अर्निंग गतिविधि का सवाल है, नौकरी के अतिरिक्त आपको कहाँ मिला? बाबा साहब 1942 में आपको ठेकेदार बनाना चाहते थे, अब कहाँ ठेकेदारी में चांस पाए? आप कितने डीलर पैदा कर पाए? आप कितने सप्लायर पैदा कर पाए? तो हमारा फर्ज बनता था कि यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के काबिल संतान हैं, तो उन्होंने एक बड़ी मुश्किल स्थिति में शुरुआत की थी। उस स्थिति को बदलते हुए जिस तरीके से अमेरिका में अम्बेडकरी आरक्षण का एक्सटेंशन जो है ऑल सोर्सेज ऑफ पावर तक होता है, वैसे हमें करना चाहिए था, लेकिन हम करने में विफल रहे। हम सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को बचाने में मगन रह गए, बढ़ाने की दिशा में हमने कुछ नहीं किया। बहरहाल अमेरिका में ब्लैक्स को आरक्षण मिलता है, परवर्ती काल में 1990 में जाकर के पिछड़ों को भी आरक्षण मिलता है। अभी हमारे ये बर्मन सर जो है जिक्र कर रहे थे आपका वो साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन जो है भारत के इतिहास की बड़ी जुगांतरकारी घटना है। जब साइमन कमीशन आता है तो गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगे थे। उसमें आप जानते हैं कि वो लाला लाजपत राय मारे गए थे और तमाम लोगों ने ये किया। वैसी स्थिति में, बड़ी विषम स्थिति थी, वैसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर जो है साइमन कमीशन के सामने जाकर के गवाही देते हैं। साइमन कमीशन क्या था? जो भारत के वेरियस सोशल ग्रुप से, विशेष करके डिप्राइव्ड सोशल, उनकी ग्रीवांसेस सुनने के लिए आया था।
यदि ये लोग अपना ग्रीवांसेस सुनाते तो उस ग्रीवांसेस को ओवरकम करने का जो उनके तरफ से कुछ उपाय होता, लेकिन दुख की बात है कि जो है बाबा साहब को छोड़ करके आपका जो है वो ओबीसी समुदाय की तरफ से लोगों ने इसमें इनिशिएटिव नहीं लिया। वो गांधी के बहकावे में आकर के साइमन कमीशन के समक्ष जो है अपनी ग्रीवांसेस मतवाने के लिए नहीं गए होते। अगर गए होते तो जो है 1990 के बजाय जो है बहुत पहले ओबीसी को अपना शेयर मिल गया होता है। तो बहरहाल बाबा साहब ने जो है बड़ी मुश्किलों से जो ये किया, तो उन्होंने 340 धारा का जो प्रोविजन संविधान में किया था, उस संविधान के फलस्वरूप जो है आपको ये 1990 में जो है मंडल की रिपोर्ट के जरिए इनको भी शेयर मिल जाता है नौकरियों में। नौकरियों में शेयर मिलने के बाद से अम्बेडकरवाद जो है एक नई ऊंचाई ग्रहण करता है। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो पिछले समाज के लोग अम्बेडकरवादियों को हे दृष्टि से देखते थे, वो अम्बेडकर के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, और वहीं से दलित और पिछड़ों में एक फ्रेटर्निटी की भावना ग्रो करती है, एक बंधुत्व की भावना का संचार होता है। और आज कहा जा सकता है कि काफी हद तक जो है एटलीस्ट ओबीसी और दलित समाज के जो इंटेलेक्चुअल है वो तो करीब आ ही गए हैं। मास लेवल पर भले ही इसका ये ना हो, लेकिन एक और फ्रेटर्निटी का कंगाल भारत में एक ये जो है बहुत बड़ा चमत्कार था। तो बहरहाल मित्रों, जो मंडल की रिपोर्ट लागू होती है उससे अम्बेडकरवाद का और एक्सटेंशन होता है, और बाबा साहब अम्बेडकर की जो ये है शख्सियत है, उनका जो इज़म है, वो इज़म और पूरी दुनिया में जो अपनी धाक जमाने में सफल होता है। लेकिन मंडल रिपोर्ट लागू होना ही जो है अम्बेडकरवाद के लिए काल भी बन जाता है। यहाँ का जो रूलिंग क्लास है वो मजबूरी में कहिए चाहे जैसे भी हो, उसने जो SC/ST के रिजर्वेशन के प्रति तो एक मेंटलिटी बना लिया था, एक मानसिक प्रस्तुति ले लिया था कि चलो इनको दे दो। लेकिन जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है उसके बाद से समाज जो है बिल्कुल शत्रु की भूमिका में आ जाता है। एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये खासतौर से मार्क्सवादी यदि कोई सुन रहा तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये हूँ कार्ल मार्क्स का भक्त हूँ, लेकिन मार्क्स भारत के जो मार्क्सवादी हैं उनका मैं बड़ा ये खिलाफत करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने मार्क्सवादियों के खिलाफ लगभग 3 किताबें लिखी है। मेरी एक और किताब जो है और ये अगले सप्ताह आ जाए। ये किताब का नाम है हिंदू साम्राज्यवाद के वंचितों की मुक्ति का घोषणा पत्र, डाइवर्सिटी। तो मेरे कहने का मतलब कि जो है मैं भारत के जो मार्क्सवादी हैं इनकी भूमिका को लेकर के हमेशा जो है बड़ा आलोचना करता रहता हूँ। आलोचना इसलिए कि मेरे हिसाब से कार्ल मार्क्स ने जो है दुनिया के इतिहास की जो थ्योरी दिया कि दुनिया का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। सारी दुनिया में जो है एक तरीके से एक वर्ग है जिसका जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, मोनोपोली है, वो उसे बचाए रखने के लिए, और दूसरा जो है इससे डिप्राइव है, वो इसे पाने के लिए जो है लगातार निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ के मार्क्सवादी विद्वानों ने क्या किया, बौद्धिक क्षेत्र में सर आप लोग जो है यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर बौद्धिक क्षेत्र में जो है जो एकेडमिशियन है उनकी 2 बातों की तरफ इशारा करना चाहूंगा। एक ये कि जो भारत की जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है, वर्ण 4 है और वर्ण से निकली हुई जातियों की संख्या असंख्य है, तो वर्ण और जाति में कोई मौलिक प्रभेद नहीं है। अब जो है जो वर्ण एक तरीके से कहिए कि जिसे मैंने साबित किया कि ये जो है कुछ नहीं है, इसमें आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, रिलीजियस आप ढूंढते रह जाओगे। इन्होंने किया क्या कि इससे वर्ण व्यवस्था को जो है बहुत हाईलाइट किया। गांधी के सामने जब वर्ण व्यवस्था खात्मे की बात की जाती थी उनका हृदय कांप उठता था। आप लोग बंगाल के हैं, विवेकानंद की तारीफ कौन नहीं करता, हर बंगाली जो है विवेकानंद पर जो गर्व करता है, लेकिन मैं कहता हूँ जो उन पर जो है अब मैं अक्सर ये करता हूँ कि क्या सुस्ती बंदे की। विवेकानंद ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था मानव जाति को ईश्वर प्रदत्त जो है ग्रेटेस्ट उपहार है। आप सोचिए जिस वर्ण व्यवस्था के तहत सोर्सेज ऑफ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करके हजारों साल से जो है दलित पिछड़े आदिवासियों के रूप में जो विशाल ह्यूमन रिसोर्स है इसको खत्म किया गया। ये व्यवस्था जो है ईश्वर अगर है तो ये मानव जाति की सबसे बड़ी उपहार कैसे हो सकता है। ये तो कहा जा सकता है कि अगर इस देश में कोई हिंदू ईश्वर है तो उसके नाम पर सबसे बड़ा कलंक है वर्ण व्यवस्था।
वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है कि इसने जो ये किया, ह्यूमन रिसोर्स का जो मिसयूज किया, उसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल मित्रों, जब ये होता है, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, ओबीसी के आरक्षण मिलने के बाद जो है आपका भारत का जो रूलिंग क्लास, जो हिंदू आरक्षण का सुविधा होगी, मेरे ये शब्दावली आप नोट कर लीजिएगा, जो इस देश का सवर्ण है वो सवर्ण क्या है, हिंदू आरक्षण का प्रिविलेजेड तबका है, हिंदू आरक्षण का सुविधा भोगी वर्ग है। जब मंडल की रिपोर्ट लागू होती है तो आप लोगों की मेमोरी में होगा कि इसके तमाम तबके, स्टूडेंट, छात्र जो है आत्मदाय और संपदादाय, राष्ट्र की संपदादाय में जुड़ जाते हैं। सपोर्ट कौन करता है, उनके गार्जियन करते हैं। मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद से जितने भी पत्रकार हैं, सारे के सारे लेखक और पत्रकार जो उसके खिलाफ जो है ये अपना जो कुछ करना चाहिए उसमें लग जाते हैं। मंडल के खिलाफ जो पूंजीपति वर्ग जो है वो सवर्णों के पक्ष में आ जाता है। मंडल की रिपोर्ट जब प्रकाशित होती है उसके बाद से जो पॉलिटिकल, जो सवर्णों के जो पॉलिटिकल दल है वो अपने आप में एक्टिव हो जाते हैं। मैं तो कहता, मैं ये आपके मार्क्सवादियों को जो थे, आपके सवर्णवादी दलों का एक पार्ट ही करता हूँ। उसी मंडल के रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से जो है आपको मंदिर का मुद्दा खड़ा होता है। 7 अगस्त 1990 को मंडल की रिपोर्ट आती है और 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के नेता हैं वो आपको सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा निकाल देते हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है आप जानते हैं कि देश की बेशुमार संपदा की हानि, असंख्य लोगों की प्राण हानि इत्यादि के बाद से अंततः सत्ता में आती है भाजपा। और भाजपा सत्ता में आने के बाद से क्या कहती है, क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का खात्मा। तो इस बात को मैं थोड़ा सा नए सिरे से याद दिला दूं मित्रों कि अगर कार्ल मार्क्स के हिसाब से दुनिया का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है तो भारत में वो वर्ग संघर्ष जो है आरक्षण पर केंद्रित संघर्ष का इतिहास है। हमारे पुरखों ने हजारों साल से वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष चलाया वो बेसिकली जो सोर्सेज ऑफ पावर में हिस्सेदारी के लिए है। ऑफ पावर जीव को, मनुष्य को बचे रहने के लिए जो मूलभूत जो जरूरतें हैं वो जो सोर्सेज ऑफ पावर में आते हैं, वो उस पर जो इनका कब्जा था तो वो पाने के लिए हमारे लोग ये करते रहे। तो ऐसी वर्ण व्यवस्था जो संपदा, संसाधनों और सोर्सेज ऑफ पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को इस देश के समाजशास्त्रियों ने, श्रीनिवास इत्यादि जैसे विद्वानों ने जो क्या बता दिया, महज एक सामाजिक समस्या बतलाया, जबकि सामाजिक समस्या नहीं है। ये बेसिकली जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सोर्सेज ऑफ पावर का, जिसके तहत जो है हजारों साल से जो है दलित, आदिवासी, पिछड़ों को बिल्कुल शेष कर दिया। सर क्षमा प्रार्थी होते हुए अब सर थोड़ा कंक्लूड करेंगे और एक वक्ता है, क्षमा मांगता हूँ। जी सर, 5 मिनट में। जी सर, कहा कि यह होता है कि आपका अम्बेडकरवाद का विकास कैसे होता है, दलितों के जीवन में चमत्कार आता है और दलितों के जीवन में जो चमत्कारिक बदलाव होता है उससे इम्प्रेस होकर के सारी दुनिया के जो ये देश हैं, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड इत्यादि, अपने अपने देश के लोगों को अम्बेडकरी आरक्षण के जरिए जो है सोर्सेज ऑफ पावर से इंगेज करते हैं। प्रवर्ती काल में 1990 में जो है मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होती है और अम्बेडकरवाद पीक पर पहुंचता है। पीक पर पहुंचने के बाद से जो हिंदू आरक्षण का सुविधा भोगी वर्ग है वो अपने हिसाब से इसके खिलाफ संघर्ष छेड़ देता है और वहीं से जो है आपके आरक्षण के खात्मे का सिलसिला शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि 7 अगस्त 1990 को मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होती है और 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव जो है लागू करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नौ उदारवादी अर्थनीति है। नौ उदारवादी अर्थनीति कुछ नहीं है, ये आरक्षण के खात्मे का एक माध्यम थी। इसी नौ उदारवादी अर्थनीति को मनमोहन सिंह के बाद से जो है लागू करते हैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और आज की तारीख में मोदी ने उनको बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया है। और नतीजा क्या है कि आज की तारीख में जो है वो जो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो नौ उदारवादी अर्थनीति है, उस नौ उदारवादी अर्थनीति में निवेशीकरण का स्कोप है, उस नौ उदारवादी अर्थनीति में निजीकरण का स्कोप है, उस नौ उदारवादी अर्थनीति में जो सत्ता मिली है उस सत्ता के द्वारा लेटरल एंट्री का प्रयोग करके सारी चीजें फिनिश कर दी है। तो आज की तारीख में जो है अम्बेडकरवाद, जैसे मैंने कहा कि अम्बेडकरवाद आपका संकटग्रस्त हो चुका है। और संकटग्रस्त कैसे होता है कि मंडल की रिपोर्ट के बाद से जो है जितना भी रूलिंग क्लास है वो रूलिंग क्लास इसके खात्मे में लग जाता है और आज ऑलमोस्ट ये खत्म कर दिया गया।
आने वाले दिनों में आपके जो है दलित पिछड़े जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए कोई स्कोप नहीं रह गया है। कहा जा सकता है कि मंडल के बाद जो है जिस आरक्षण के अम्बेडकरवादी आरक्षण के खिलाफ, अम्बेडकरवाद के खिलाफ जो है प्रिविलेज तबके ने हमला किया, उस हमले के फलस्वरूप आज की तारीख में दलित, आदिवासी, पिछड़े जो है बिल्कुल गुलामों की स्थिति में आ गए हैं। जिस स्टेज में अंग्रेजों के खिलाफ इंडियन लोगों को स्वाधीनता संग्राम चलाना पड़ा, जिस स्टेज में मंडेला के लोगों को गोरों के खिलाफ जो है संग्राम चलाना पड़ा, सेम स्टेज में आप आ गए हैं। तो अंबेडकरवाद को यदि रिवाइव करना है साथियों, तो आपको एक लिबरेशन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़ाई क्या हो सकती है? वो लड़ाई जो है, मुद्दा आपका रहेगा सोर्सेज ऑफ पावर का वाजिब बंटवारा, न्यायपूर्ण बंटवारा। आपकी लड़ाई इस बात के लिए होनी चाहिए कि जितने भी सोर्सेज ऑफ पावर है, जिस तरीके से अमेरिका में गोरे, हिस्पैनिक्स, एशियन पैसिफिक मूल इत्यादि के रूप में जो कई समाचार समाज है उनके मध्य बंटवारा होता है, उसी तरीके से भारत में जितने भी शक्ति के स्रोत है, सरकारी नौकरियां हो गई, सप्लाई, डीलरशिप, फिल्म, टीवी, मीडिया, ये टू और एक्टिविटी का बंटवारा जो है भारत के 4 मेजर सामाजिक समूह है, सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या अनुपात में। इस मुद्दे को, इस टारगेट को लेकर के आप लड़ाई अगर लड़ते हैं तो मेरा दावा है कि जो है ये बहुत समय नहीं रहेगा। अम्बेडकरवाद को आप रिवाइव करने की सत्ता आपके हाथ में होगी। वो सत्ता के द्वारा जो है आप वो सारा कुछ कर सकते हैं जो काम जो है आपके समाज के खिलाफ इस देश के प्रिविलेज तबके ने किया है। तो मित्रों, मेरा जो है यही संदेश है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके राजू साहब के प्रति। राजू साहब, मैं भी बंगाल में रहा हूँ, लेकिन पहली बार आपके सौजन्य से जो है बंगाल के लोगों के समझ संबोधित करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत सैल्यूट और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार। संदेश यही है कि अम्बेडकरवाद जो है संकटग्रस्त हो चुका है। आप, हमारा समाज जो है बिल्कुल जो है वर्ग संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते जो प्रिविलेजेस तबका है उसने गुलामों की स्थिति में पहुंचा दिया। अब गुलामी से मुक्ति के लिए आपके सामने ही है कि आपको ऐसा अभियान चलना पड़ेगा ताकि सोर्सेज ऑफ पावर का न्यायपूर्ण बंटवारा हो सके। धन्यवाद। जी जी जी। आपने सर बहुत ही अच्छी कड़ी जोड़ी। डॉक्टर रूप कुमार बर्मन के भाषण के बाद आपने जिस तरह से अपने भाषण को एक श्रृंखलाबद्ध कड़ी के रूप में आपने जोड़ा, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। मैंने पहली बार आपको सुना, परंतु मुझे ऐसा लगा कि आपने डॉक्टर अम्बेडकर को फर्श से अर्श और फिर फर्श पर जो अभी स्थिति है जो रिजर्वेशन की, उस पर ऊपर उन्होंने आपने बात की। और न सिर्फ आपने भारत की, आपने किस तरह से ये बताया कि अमेरिका जो आज विश्व का प्रगतिशील और डेवलप्ड कंट्री है, वह डॉक्टर के अम्बेडकर के रिजर्वेशन पॉलिसी को किस तरह से उन्होंने अपने कंट्री में इम्प्लीमेंटेशन किया। और उसका परिणाम यह है कि आज जो अमेरिका है वह विश्व का नंबर 1 देश है। इसीलिए जिसके मन में और जिसके मानसिकता में ये रिजर्वेशन की कीड़ा दौड़ता है कि रिजर्वेशन के कारण आज हमारा भारत का ये स्थिति है, उसको ये सीखना चाहिए कि अमेरिका कहाँ है और हम कहाँ हैं। बहरहाल आपने जिन विषयों पर, अगर वाजिब तौर पर ये होता, आरक्षण का बंटवारा होता, सभी तबकों के संख्या अनुपात में लिखता, तो ये आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसका पूरा इस्तेमाल होता। ये दलितों के, दलित पिछड़ों के ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कहाँ है? मीडिया में कितने लोग आपके हैं? मैं एचएल दुसाद, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहता हूं। मैं एचएल दुसाद सिर्फ 11 क्लास पास हूँ, नेटी से पास किया था। मैं आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं पत्रकारिता करता हूं और आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में ऐसा कोई सवर्ण पत्रकार नहीं है जो एचएल दुसाद के एक लेख का भी मुकाबला कर सके। मैंने भारत में राइटिंग का सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। एक 11 क्लास पास अम्बेडकर का आदमी यदि एकेडमिक वर्ल्ड का सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है, भारत की पत्रकारिता को बिल्कुल बौना बना सकता है, तो हमारे और भी लोगों को जो और दूसरे जो सेक्टर में मौका मिलता तो क्या कारनामा हो सकता। तो आप कल्पना करें, आज लिटरेचर की दुनिया में डॉक्टर जयप्रकाश कदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि वगैरह ने जो कर दिया उसका कोई जवाब है? तमाम क्षेत्रों में एजुकेशन की वजह से जो है हमारे लोगों को सोचे ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइज नहीं हो पाया। अमेरिका ने अम्बेडकरी आरक्षण के जरिए ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइज किया और शक्तिशाली बना, और आप क्या नहीं हो पाया, ये भी इस देश का दुर्भाग्य है। जी जी जी, धन्यवाद सर। तो आपने जिन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की वह था पावर का सेंट्रलाइजेशन और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पावर का सच्चे अर्थों में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सही तौर पे करते हैं तो आज जो अमेरिका विश्व का एक रोल मॉडल देश है,
और डेवलप्ड कंट्री है वैसा भारत बन सकता है। परंतु भारत की आज स्थिति क्यों है, वह कारण इसलिए है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वो ठीक ठाक से नहीं हो पाया, यही कारण है। अगर आज भी हम देखना चाहते हैं कि भारत सच में एक विकसितशील राष्ट्र बने और अमेरिका के समकक्ष खड़ा हो, तो जितने भी भारत के जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों को जनसंख्या के आधार पर समानुपात में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सच में हम ये सपना देख सकते हैं कि भारत अमेरिका बन सकता है। अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि भारत आने वाले दिनों में कभी अमेरिका का बन पाएगा और उसका संपर्क तैयार हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सच में आपके जो स्पीच था वह काबिले तारीफ था। मैं तो मुग्ध हूँ। और आपने किस तरह से भारत के समकक्ष और अमेरिका का उदाहरण देते हुए आपने यह समझाया कि किस तरह से भारत जो प्राइड जो सेक्शन है वह उसको भागीदारी नहीं मिलने के कारण एक तरफ तो है कि उनको भागीदारी नहीं मिल पा रही, और दूसरी तरफ है कि भारत का डेवलप भी नहीं हो पा रहा, जो डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर एक स्थान पर एक व्यक्ति है और उसी स्थान पर अगर 10 व्यक्ति का सोच है, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है। आपका जो ये है लगभग 90% जो आबादी है, इसको ह्यूमन रिसोर्स का कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, बेकार पड़ा हुआ है। यस। तो आपका सर वक्तव्य बहुत ही मूल्यवान था और इसके लिए बहुत साधुवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कृष्णेंदु कुमार मंडल, एसडीओ सदर साउथ ईस्ट बर्दवान। सर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। समय बहुत हो चुका है, क्षमा मांगते हुए मैं यह चाहूंगा कि आप अपना वक्तव्य 20 मिनट के अंदर सर कंक्लूड करें, क्योंकि इसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन भी है। कृष्णेंदु कुमार मंडल, एसडीओ सदर साउथ ईस्ट बर्दवान। থ্যাংক ইউ। প্রথমে জানাই শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয় এরকম একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করছেন, তার জন্য আমি খুব সাধুবাদ জানাচ্ছি কলেজকে যে ডক্টর আম্বেদকরের উপরে এই রকম একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ আপনারা করছেন। অ্যাকচুয়ালি যার সম্বন্ধে আজকে আমরা আলোচনা করছি তিনি এত বড় মাপের একজন মানুষ। আর যেটা আগের বক্তারা বললেন যে আগে এমন ছিল যে তার সম্বন্ধে সেরকম হয়তো আলোচনাটা অতটা হতো না, ইদানিং কালে আমরা দেখছি অনেকটা রিভাইভ করেছে আমাদের এটাতে। তো এটা একটা খুব পজিটিভ দিক যে আমরা এটা নিয়ে একটা আলোচনা করছি। এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে জানি না কতগুলো কলেজ আছে যেখানে এই রকমের আলোচনা হচ্ছে। তো সেই জন্য অগ্রসেন মহাবিদ্যালয় যেটা আপনারা ইনিশিয়েট করেছেন সেটা খুব ভালো একটা জিনিস লাগলো। আমি 20 মিনিটের মধ্যেই হয়তো পুরো জিনিসটা আমি বলার চেষ্টা করব। আমি প্রথমে যেটা করব যে দুটো জিনিস আপনারা বলেছিলেন সোশিও ইকোনমিক কন্ট্রিবিউশনের ব্যাপারটা। তো আমি প্রথমে ইকোনমিক কন্ট্রিবিউশনটাতে যাব, তারপরে আমি সোশ্যাল এতে তার কন্ট্রিবিউশনটা আম্বেদকরের কি আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব, একটু আমার ভিউ কিছু দেব। তো যেটা অনেকেই আমরা জানি যে পলিটিক্যাল পার্টি যেটা আছে, মানে আমরা যদি বলি যে একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড আম্বেদকরকে সব থেকে বেশি তিনি ভালোবাসতেন বা সেটাকে তিনি এস্টাবলিশ করার জন্য যাবতীয় যা কাজকর্মগুলো করেছিলেন সেটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি, সমতা। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে যদি আমি বলি, তো আমাদের সংবিধান যখন নির্মাণ করলেন তিনি সে সংবিধান নির্মাণের মাধ্যমে ভারতবর্ষে পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা কিন্তু তিনি করতে পেরেছিলেন। অ্যাজ চেয়ারপারসন অফ ড্রাফটিং কমিটি তিনি যে সংবিধান দিলেন আমাদেরকে, সেখানে আমরা সবাই জানি অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজের প্রাবধান সেখানে ছিল, এখনো আছে সেখানে। তো সেখানে ভারতবর্ষ পৃথিবীর খুব কম দেশের মধ্যে একটা দেশ হবে যেখানে সব ধরনের মানুষকে, সেখানে লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম এবং প্লেস অফ তার অরিজিন যেটা প্লেস অফ বার্থ যেটা আছে সেইগুলোকে সবকটাকে মানে বাদ দিয়ে সবকটা নির্বিশেষে সবাইকে পলিটিক্যাল ফ্রন্টে যে রিপ্রেজেন্ট করার, ভোট দেওয়ার এবং নির্বাচিত হওয়ার যে মানে ম্যানেজমেন্টটা, সেটা কিন্তু আমাদের সংবিধানের মাধ্যমে তিনি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি দেবার সময় তার যে শেষ ভাষণ কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে ছিল, সেখানে তিনি একটা কথা তিনি বলেছিলেন। সেটা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে এই যে পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি আমরা দিলাম, যদি এই পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটির সঙ্গে আমরা সোশ্যাল ইকুয়ালিটি এবং ইকোনমিক ইকুয়ালিটি না দিই, তবে হয়তো এই পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটির খুব একটা মহত্ব থাকবে না। ভারতবর্ষের
স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা দেখতে পাই, তাতে আমরা এখনো দেখি যে সেই যে সোশ্যাল এবং ইকোনমিক ইকুয়ালিটি জায়গাটা ছিল, এখনো কিন্তু সেই জায়গাটা আমরা ভয়ঙ্কর ভাবে পিছিয়ে আছি। হয়তো তার কন্ট্রিবিউশনটা এতটাই ছিল, তিনি এতটাই এটাকে জোরদার করেছিলেন, বা অন্যান্যরা যারা ছিলেন তাতে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি, কিন্তু আমরা যদি বলি এখনো যে আমরা সেটাকে অ্যাচিভ করতে পেরেছি, সেটা কিন্তু বলা যাবে না। তো আমি প্রথমেই আসবো যে তিনি ইকোনমিক যে তার মানে সেক্টর গুলো ছিল, তাতে যিনি তার কন্ট্রিবিউশনটা করেছেন, আপনারা অনেকেই জানেন, এবং আমরা যেটা নিয়ে তার সব থেকে বেশি আলোচনা করি, সেটা মানে কথাবার্তা বলি আর কি, চর্চা করি, সেটা হচ্ছে তিনি সংবিধান নির্মাতা হিসেবে তাকে আমরা জানি, এবং তার আমাদের সামাজিক স্তরে, সামাজিক সেক্টরে যে কন্ট্রিবিউশন, সেটা কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো তার আরেকটা দিক, তার খুব সব থেকে একটা বড় দিক যেটা আছে, সেটা হচ্ছে তার ইকোনমিক সেক্টর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরকম ইকোনমিস্ট খুব কমই এসছেন। ভারতবর্ষের কেন, আমি বলবো তিনি যে সময় তার সময়কালে পৃথিবীর ইতিহাসে কিন্তু তিনি একজন বড় ইকোনমিস্ট হিসেবে কিন্তু পরিচিত ছিলেন। তিনি ইকোনমিক্স এর উপরে প্রচুর বই লিখেছেন। তার ভারতের আমাদের যে রুপি আছে, সেই টাকার তিনি প্রবলেমের উপরে একটা বড় বই লিখেছিলেন। তার প্রবলেমটা কি, দ্য প্রবলেম অফ রুপিজ, ইটস অরিজিন অ্যান্ড সলিউশন কি আছে সেইটা, সেখানে যে আমাদের টাকার ভ্যালুটা আছে, সে ভ্যালুটা কিভাবে পড়ছে, সেটাকে কেন পড়ছে, এবং সেটাকে কিভাবে স্টেবল করা যায়, এই ব্যাপারে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করছিলেন। তারপরেও তিনি প্রভিন্সিয়াল ফিনান্সের উপরে সেখানে আলোচনা করেছিলেন, ইভলিউশন অফ প্রভিন্সিয়াল ফিনান্স ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, সেখানে ব্রিটিশ যে আমাদের কলোনিয়াল সিস্টেম আছে, কলোনিয়াল গভর্নমেন্ট আছে, সেখানে কিভাবে ফিনান্সকে ম্যানেজ করা যেতে পারে ইন্ডিয়াতে, সেই জিনিসটা তিনি আলোচনা করেছিলেন। এবং তার আরো বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে কিন্তু তিনি আমাদের দেশের ইকোনমিটাকে ইকোনমিতে অনেক কন্ট্রিবিউট করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা জিনিস যেটা করতে পেরেছিলেন ইকোনমিক সেক্টরে, সেটা হচ্ছে তিনি যখন রিপ্রেজেন্ট করলেন বিভিন্ন প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গাতে, সেখানে ইকোনমিক সেক্টরে আরো কিভাবে ডেভেলপ করা যেতে পারে, সেই জিনিসটা নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন। আজকে হয়তো আমরা অনেকেই জানি বা অনেকে জানি না যে আমরা যারা হয়তো বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করি, যারা আমরা স্যালারিড পার্সন থাকি, এই স্যালারিড পার্সনের অনেকগুলো জিনিস, যেমন ধরুন ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স আমাদের একটা, প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে, যে কোনো জায়গাতে আমরা চাকরি করছি, সেই সরকারি বেসরকারি সেক্টরে, সেখানে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডটা আছে, যে প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে, এই প্রভিডেন্ট ফান্ডে তার কিন্তু ভালো কন্ট্রিবিউশন ছিল। আমাদের যে এখন যে আমাদের পে রিভিশনটা হয়, আমরা প্রতি কয়েক বছর পর পর যে রিভিশনটা হয়, আমাদের পে স্কেলের রিভিশন হয়, সেই পে স্কেলের রিভিশনের ব্যাপারে তার কন্ট্রিবিউশন ছিল। তিনি এখন যে আমরা মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট ইন্ডিয়াতে আছে, যার মাধ্যমে যে কোনো মানে কর্মক্ষেত্রে একটা মিনিমাম ওয়েজ, একটা মিনিমাম পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখানে তার কন্ট্রিবিউশন আছে। এখন আমরা অনেকেই জানি যে যে লড়াইটা হয়েছিল, আমরা মে ডে কে পালন করি, সেখানে যে ওয়ার্কিং আওয়ার আছে, সেই ওয়ার্কিং আওয়ারটাকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য যে লড়াই হয়েছিল, সেটা নিয়ে আমরা প্রচুর চর্চা করি, আলোচনা করি। কিন্তু ভারতবর্ষে যে 8 ঘন্টা ডিউটি, 8 ঘন্টা কাজের ব্যাপারটা, সেইটা করাতে ভারতবর্ষে কিন্তু বাবা সাহেব আম্বেদকরের বড় অবদান আছে। এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই যে এমপ্লয় এক্সচেঞ্জ, এখন তো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ব্যাপারটা কিছুটা হয়তো এখন অতটা আর সিগনিফিকেন্স একটু হারিয়েছে, কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের স্থাপনা এবং তার মাধ্যমে যে বিভিন্ন সেক্টরে চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটা, ইএসআই, বিভিন্ন যে এমপ্লয়ি ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপারগুলো রয়েছে, সেখানে আম্বেদকরের কিন্তু অবদান রয়েছে। তো আমরা যদি দেখি যে ইকোনমিক সেক্টরে ডাক্তার বাবা সাহেব আম্বেদকর কিন্তু বড় বড় কাজ করেছিলেন তার লেখার মাধ্যমে, এবং তিনি যেখানে যখন সুযোগ পেয়েছিলেন সেখানে তিনি সেইগুলোকে তুলে ধরেছিলেন। এগ্রিকালচার সেক্টরে, লেবার সেক্টরে, এবং মানে আরো বিভিন্ন জায়গাতে তার বড় অবদান আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছি। এবার আমি যে জায়গাতে মেন আসবো, যেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনার বড় জায়গাটা আমাদের কভার করছে, সেটা হচ্ছে সোশ্যাল সেক্টরে সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন তার কোন জায়গাতে ছিল বা কিরকম। আমরা যদি আম্বেদকরকে জানতে চাই, মানে পূর্ব বক্তারা বললেন, সেটা আমারও একটা জিনিস বারবার মনে হয়
যে আম্বেদকর এমন একটা মানুষ ছিলেন, সে মানুষকে কিভাবে পরিভাষিত করব, কিভাবে বলবো, আমি ঠিক নিজে জানি না। মানে একটা তাকে বলা বা তাকে মানে তাকে নিয়ে চর্চা করা, এটা একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দেশে ইদানিং কালে। কিন্তু তাকে নিয়ে আমরা বলতে বলছি আর কি। একটু হিস্ট্রিতে যদি আমরা যাই, তো আমাদের দেশের একটা জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে যে আজ থেকে যদি আমরা 200 বছর কি 250 বছর পিছিয়ে যাই, সেখানে রাজা অশোক, সম্রাট অশোক বলে যে কোনো রাজা এই দেশে ছিলেন, সেই জিনিসটাই কিন্তু ভারতবর্ষের আহ মানে বহু সংখ্যক লোকের কাছে সেটা অজানা ছিল। যদি না সেই অশোকের যে শিলালিপিগুলো আছে, প্রস্তর লিপিগুলো আছে, সেগুলো আমরা না পেতাম, এবং যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি করতে এসেছিলেন বিভিন্ন জন, তারা যদি সেগুলোকে উদ্ধার না করতেন, আমাদের সামনে যদি সেটা প্রস্তুত না করতেন, তবে হয়তো আমরা আজকে সম্রাট অশোকের সম্বন্ধে সেইভাবে ভালো করে জানতেও পারতাম না। এমনকি গৌতম বুদ্ধ, গোটা পৃথিবী আজকে যেখানেই ভারতবর্ষের কথা ওঠে বিদেশে গিয়ে, সেখানে আমরা ভারতবর্ষকে বলি যে আমরা বুদ্ধের দেশ থেকে আসছি। কিন্তু সেই বুদ্ধকেই একটা সময় ছিল যখন এই দেশে কিন্তু ভালোভাবে আমরা জানতাম না। এই গত 200-300 বছরের ব্রিটিশদের মূলত যদি আমি বলি অবদান, তারা যেভাবে আমাদের কাছে বুদ্ধকে তুলে ধরলেন। তো আমরা একটা জিনিস যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো মানুষের ব্যাপারে, কোনো আইডিয়ার ব্যাপারে যদি আমরা চর্চা না করি, তো আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেডিশন এটাই আছে, আমরা সেগুলোকে ভুলে যেতে শুরু করি। আজকে ডক্টর আম্বেদকরের সম্বন্ধে চর্চা আরো বেশি দরকার, কেন তিনি যে কন্ট্রিবিউশন গুলো করে গেছেন এই দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য, সেটা যদি না করি, এটা ডক্টর দুসাদ বলছিলেন যে হয়তো আমরা অনেক কিছু হারিয়ে যেতে পারে, সেগুলোকে রিভাইভ করাটা খুব দরকার আছে। তার জন্যই আজকে আম্বেদকরের এই জায়গাগুলো আমাদের আলোচনা করাটা খুব দরকার। সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন যদি আমরা ডক্টর আম্বেদকরের দেখি, তো বাবা সাহেবের দুটো দিক আমরা বলবো। একটা হচ্ছে তিনি একজন অথর হিসেবে, রাইটার হিসেবে যে লিখেছেন, তিনি অ্যাজ এডিটর হিসেবে যে পত্রপত্রিকাগুলো প্রকাশিত করেছেন, সেখানে এই একটা দিকে ছিল। আর সেকেন্ড একটা দিক ছিল তিনি যেটা ফিল্ডে নেমে অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে যে কাজগুলো তিনি করেছিলেন সেই জায়গাতে। এবং এটা করার সঙ্গে সঙ্গে আম্বেদকর যে জিনিসটার উপর সব থেকে বেশি জোর দিতেন, সেটা হচ্ছে তিনটে শব্দ: ইকুয়ালিটি, লিবার্টি এবং ফ্র্যাটার্নিটি। এবং তিনি বলতেন যে এই তিনটে শব্দ তিনি ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন, আমরা জানি যে এই তিনটে শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু তার ইকুয়ালিটি, লিবার্টি, ফ্র্যাটার্নিটি কিন্তু ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন থেকে আনা নয়। তার এই তিনটে শব্দ তিনি সেই পুরনো বুদ্ধের যে বাণী বা বুদ্ধের যে ফিলসফি আছে সেটা থেকে তিনি নিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা করতেন। এবং তার এই যে সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন পার্টটা আমরা দেখি, সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশনটাকে আমরা যদি দেখি, তো আমরা এটাকে দুটো পার্টে আমরা বলতে পারবো, মেন দুটো পার্টে। একটা হচ্ছে জেন্ডার রিফর্মে আমরা দেখবো, আর একটা হচ্ছে কাস্ট রিফর্মের কথা আমরা বলবো। জেন্ডার রিফর্মে যদি আমরা দেখি, তো আমরা দেখবো যে ভারতবর্ষের যত নারী আছেন, এই ভারতবর্ষের নারী তার জন্মগত কারণে, মানে লিঙ্গগত কারণে, তাদেরকে যে ইকুয়ালিটি থেকে, লিবার্টি থেকে তাকে যে আলাদা করে রাখা আলাদা করে রাখা হয়েছিল, আম্বেদকর কিন্তু এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। আম্বেদকর তার পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া পাকিস্তান যে বই আছে, সেখানেও তিনি এটা চর্চা করেন। তিনি এখানে কোনো ধর্ম বিশেষের নারীদের কথা আলাদা করে বলছি না, তিনি সব ধরনের নারীদের কিন্তু উত্থানের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে যখন তিনি হিন্দু মানে কোড বিলটা নিয়ে আসেন, পরবর্তীকালে তারপরে যখন সেটাকে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট হিসেবে, হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট হিসেবে ইত্যাদি অ্যাক্ট হিসেবে যেগুলো পালিত হয় ভারতবর্ষের সংবিধানে, সেটা পালিত হয়, আই মিন সংসদে সেটা পালিত হয়, তখন কিন্তু এই ভারতবর্ষের যে মহিলারা ছিল, মহিলাদের উত্থানের জন্য একটা বড় কাজ তিনি করেছিলেন। আজকে যখন আম্বেদকরের আলোচনা হয়, অনেক সময় আম্বেদকরকে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের দেশের প্রচুর জায়গায় আমাদের মানে অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ভারতবর্ষের নারীরা, তারা অনেকেই জানেই না যে তাদের উত্থানের জন্য এই মানুষটির কত বড় অবদান আছে। আমরা যদি দেখি যে আজকে সরকারি ধরুন জায়গাতে যারা আছে, যে ম্যাটারনিটি বেনিফিটের কথা আমরা বলি, আজকে মাতৃত্বকালীন যে ছুটির কথা, তার যে বেনিফিটের কথা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে
মহিলা যারা কাজকর্ম করেন, কর্মচারী আছেন, তাদের এই ম্যাটারনিটি বেনিফিটের ব্যাপারটা কিন্তু আম্বেদকর নিয়ে এসেছেন। ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক, সমান কাজ যারা করবে, সে পুরুষ হোক মহিলা হোক, তারা যদি একই ধরনের কাজ করে একই রকম, তাদের জন্য ইকুয়াল পে যে দেবার ব্যাপারটা, সেইটা কিন্তু আম্বেদকর এই দেশে প্রচলিত করেছিলেন। এবং তাদের যে সামাজিক দিক দিয়ে, তাদের যে পারিবারিক জায়গাতে, তাদের যে ধার্মিক জায়গাতে যে ডিসক্রিমিনেশনে তাদেরকে এক্সপেরিয়েন্স করতে হয় মহিলাদেরকে, সেই জায়গা থেকে তাদেরকে উন্নতি করার জন্য তিনি কিন্তু বড় অবদান করেছিলেন। এইটা অনেকেই আমাদের অজানা থাকে। সেকেন্ড একটা জিনিস, আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আমি যেটা বলি যে এই সামাজিক, যদি আমি যখন রিফর্মের কথা বলবো, সাধারণভাবে সামাজিক রিফর্মটা দেখুন দুভাবে হয়। সামাজিক রিফর্মটা এখন একটা, যখন আমরা পারিবারিক রিফর্ম বলতাম, যখন একটা সমাজে যদি মহিলাদের উত্থান করতে হয় বা এই ধরনের এটা করতে হয়, এই উত্থান করতে গেলে, এই রিফর্ম করতে গেলে কিন্তু ডক্টর আম্বেদকর যেমন অবদান দিয়েছিলেন, তাতে অনেকেই অন্যরাও কিন্তু অবদান দিয়েছিলেন এই জায়গা। তো আরেকটা বড় ফ্যাক্টর আছে সামাজিক মানে রিফর্মের, সেটা হচ্ছে কাস্ট রিলেটেড যে রিফর্মের কথা আমরা বলি, বর্ণ ব্যবস্থার রিফর্মের যে ব্যাপারটা বলি, এই জায়গাতে কিন্তু আমরা যদি দেখি, সেটা হচ্ছে যে অন্যান্য অনেক সামাজিক যারা রিফর্মের কথা বলেছেন, তারা কিন্তু পিছিয়ে গেছে। এই জায়গাতে ডক্টর আম্বেদকর কিন্তু অনেকটা অন্যদের থেকে আলাদা। তিনি এই জিনিসটা খুব ক্লিয়ারলি, খুব মানে ইমফেটিক্যালি তিনি জিনিসটাকে বলেছিলেন যে এই যে বর্ণ ব্যবস্থা আছে এই দেশের, এই বর্ণ ব্যবস্থার কিন্তু অবসান হওয়া দরকার। তার যে বিভিন্ন বই আছে, সেই বইগুলোতে তিনি একের পর এক তার আইডিয়া গুলো বলেছিলেন। তার বিখ্যাত বই দ্য অ্যানাইহিলেশন অফ কাস্ট, এখানে কিন্তু তিনি এই জিনিসটাকে আরো বড় করে বলেছিলেন। দেখুন, মজার ব্যাপার হলো, ওই যে আমি বললাম, সেই যে বইটা তিনি লিখেছিলেন, আপনারা যদি হিস্ট্রি একটু জানেন, তিনি জাত পাত তোড়ক মন্ডল বলে একটা অর্গানাইজেশন ছিল, সেই অর্গানাইজেশনে তার একটা বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। তো সেই 1930 ওই দশকের সময় সেই বক্তৃতা দেওয়ার যে জায়গাতে ছিল, সেই এত প্রোগ্রেসিভ একটা অর্গানাইজেশন, যারা মনে করছে যে জাত পাত তোড়ক তার বিরুদ্ধে, মানে যে বর্ণ ব্যবস্থা বা কাস্ট সিস্টেম আছে তার বিরুদ্ধে যারা কাজকর্ম করছেন, যারা মনে করছে আমরা এতটাই প্রোগ্রেসিভ যে এই ধরনের কাজগুলো করতে পারি, তারা যখন বক্তৃতা দেবেন, তিনি তার আগে তার বক্তৃতাটা চেয়ে নেন যে আপনি দিন আমাদেরকে, আপনার বক্তৃতাটা আমরা দেখি যে আপনি কি বলতে চলেছেন, তারপরে বক্তৃতা দেবেন। এবং তার বক্তৃতাটা পাওয়ার পরে বিভিন্ন ভাবে তিনি কিন্তু সেইটা যেটা করলেন, তারা যেটা করলেন, আম্বেদকর কিন্তু বক্তৃতা দিতে দিলেন না, প্রহিবিট করলেন সেটাকে। সেইটাতে সেই জায়গাতে তার যে বক্তৃতা, সেই বক্তৃতাটা পরবর্তীকালে বই আকারে আসবে। আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই যে বর্ণ ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের যত বড়ই তারা আমাদের সামাজিক যারা রিফর্মার যাদের আমরা কথা বলবো, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছে যে এই বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলার সৎসাহস দেখিয়েছেন, এবং আম্বেদকর হচ্ছেন তার মধ্যে একজন বড়। যদি আমরা হিস্ট্রিতে যাই, যে বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধ বলেন, পরবর্তীকালে কবির যা কথা বলেন, এবং আমরা যদি মডার্ন ইতিহাসে চলে আসি, জ্যোতিবা ফুলে, সাবিত্রীবাই ফুলে, যেটা একটা বড় মানে মুভমেন্ট শুরু করেন এই বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সেইটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন আম্বেদকর। দক্ষিণে যেমন আমরা তামিলনাড়ুতে দেখি পেরিয়ার একটা বড় কাজ করছিলেন এই বিরুদ্ধে, আম্বেদকর কিন্তু সেটা মহারাষ্ট্র এবং বিভিন্ন জায়গাতে বড় মুভমেন্ট এটা। আম্বেদকরের যদি সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন আমরা কথা দেখি, তো এই একটা জায়গা আছে যেটাতে সব থেকে বেশি আমরা বলবো আম্বেদকরকে, যিনি আমাদের ভারতবর্ষকে এবং তার সঙ্গে যেমন আগেই বললেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাকে তিনি কিন্তু সেইভাবে ইনফ্লুয়েন্সড করেছেন। আজকে যে সোর্সেস অফ পাওয়ারের কথা ডক্টর দুসাদ বলছিল, এই সোর্সেস অফ পাওয়ারের মধ্যে আমরা যদি দেখি, এটা আম্বেদকর তার কন্ট্রিবিউশনের দ্বারা এমন একটা জায়গাতে আমাদেরকে নিয়ে এসছেন, যেখানে কিন্তু এই সোর্সেস অফ পাওয়ারে আস্তে 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 অন্য যে কন্ট্রিবিউশন হওয়ার কথা, যেভাবে ডিস্ট্রিবিউট হওয়ার কথা, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে হতে শুরু করেছে। আজকে যেটা ডক্টর বর্মন বলছিলেন আগে, যে আমাদের ন্যাশনাল কমিশন ফর এসসি, ন্যাশনাল কমিশন ফর এসটি, ন্যাশনাল কমিশন ফর ওমেন, ন্যাশনাল কমিশন ফর হিউম্যান রাইটস কমিশন, এইগুলো হয়েছে, এবং সফাই কর্মচারী মতো কমিশন গুলো হয়েছে। তো এই যে জায়গাগুলো হচ্ছে, এর মাধ্যমে যে আমরা দেখতে পাই যে রেভলিউশনটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে হচ্ছে,
সেটাতে কিন্তু তার অবদানটা ছিল। এবং এইটা কি ধরনের আমি বলি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থাকার জন্য আমি আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কিছু উদাহরণ, সেই জায়গাতে দেখুন ভারতবর্ষের ইতিহাসে কি হলো। ডক্টর আম্বেদকর যখন বড়োদাতে চাকরি করতে আসেন, আপনারা জানেন যে তিনি হেড অফ দ্য অফিস হিসেবে যখন চাকরি করছেন, অ্যাট্রোসিটি কি ধরনের ডিসক্রিমিনেশনের সামনা করতে হচ্ছে। কি হচ্ছে, ডাক্তার আম্বেদকর আসছেন, তিনি একজন হেড অফ দ্য অফিস, সেই অফিসে বসছেন, সেখানে তিনি তার অর্ডারলিকে বলছেন জল আনার জন্য। তো সেই অর্ডারলি তাকে তো জল এনে দিচ্ছেন না। এবার আম্বেদকর নিজে যখন উঠে যাচ্ছেন, উঠে গিয়ে তিনি জল খেতে যাচ্ছেন, সেখানে অর্ডারলি তাকে বলছেন যে এই জলটাতে তিনি মানে এই জল তিনি খেতে পারবেন না, তাকে যদি জল খেতে হয় তাই বাড়ি থেকে জল আনতে হবে। এত বড় একজন মানুষ, যে পৃথিবীর মানে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত পাণ্ডিত্য খুব কম মানুষেরই আছে, সেই মানুষ যদি চাইতেন পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতে থেকে তিনি পৃথিবীর সব থেকে বড় জায়গাতে তিনি যেতে পারতেন, সব থেকে বড় বড় মানে পদগুলো তিনি গ্রহণ করতে পারতেন। সেই জায়গায় মানুষটি এই দেশে ফিরে আসেন বিদেশ থেকে, এবং তারপরেও তার সঙ্গে কি ধরনের ডিসক্রিমিনেশন করা হচ্ছিল সেই সময়টা আপনারা দেখতে পান। তো এই জিনিসটা শুধু তখন যে হয়েছে তা নয়, আমরা কিন্তু দেখবো যে এই মেন্টালিটি যেটা আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে, যে মানুষের মধ্যে স্যার আপনার সাউন্ডটা খুব জন্মগত স্লো আসছে। কিছু মানুষ। কৃষ্ণান্দু স্যার, আপনার সাউন্ডটা খুবই স্লো আচ্ছা আসছে। আচ্ছা আচ্ছা একটু- আচ্ছা 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 এনিওয়ে, তো এই জায়গাতে তিনি যেটা মানে ডিসক্রিমিনেশনের যেটা সামনা তাকে করতে হয়েছিল, তাকে এক্সপেরিয়েন্স করতে হয়েছিল, একটা মেন্টালিটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে আহ বর্ণ ব্যবস্থা এমন একটা জায়গাতে যে জন্ম ঠিক করে দেবে কোন মানুষ উপরে থাকবে কোন মানুষ নিচে থাকবে। আমরা যদি ঋগ্বেদের যে দশম মণ্ডলে যে পুরুষোক্ত শ্লোককে আমরা বারবার বলি, যেখান থেকে এই বর্ণ ব্যবস্থা সিস্টেমটা আমরা মানে মানলাম, তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন শাস্ত্রে এই জিনিসগুলো বলা হচ্ছে, সেখানে গ্রেডেড ইনইকুয়ালিটির কথা হচ্ছে। মানে যারা আছে বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম বা বিভিন্ন জাতির যারা আছে, কোনো জাতি উপরে থাকবে কোনো জাতি নিচে থাকবে, সেই জায়গাটায় সেখানে কিন্তু বলা হলো। যেটা আলোচনা করছিলেন ডক্টর দুসাদ, যেমন আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করছেন সেখানে ব্ল্যাকসদের সঙ্গে। মজার ব্যাপার হলো পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো জায়গাতে এর কিন্তু সমতুল্য, এর মানে আমি সিমিলারিটি কিন্তু পাওয়া যাবে না। কি ধরনের? পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানে যেখানে এই ডিসক্রিমিনেশনে ব্ল্যাকদের সঙ্গে ডিসক্রিমিনেশন যদি আছে, সেখানে যাদের সঙ্গে ডিসক্রিমিনেশন করা হয়েছিল তাদেরকে একটা ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছিল। আজকে যদি আমেরিকার কথা আমরা বলি, সেখানে হোয়াইটস যারা তার একদিকে, বাকিদেরকে একদিকে যদি আমরা ধরে নিই। সাউথ আফ্রিকার যে যদি আমরা ধরি, সেখানেও হোয়াইট একদিকে বাকিরা একদিকে, এই জিনিসটা আমরা ধরে নিতে পারি। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষের এই যে বর্ণ ব্যবস্থা আছে, এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, এখানে কিন্তু এই ক্যাটেগরাইজ করা সম্ভব হবে না যে একটা পার্টিকুলার উপরে একটা পার্টিকুলার নিচে, এরকম নয়। বর্ণ ব্যবস্থা এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে গ্রেডেড ইনইকুয়ালিটি আছে। আজকে যে আম্বেদকরের যে আলোচনা আমরা করছি, আম্বেদকর একটা কথা কিন্তু মানে পরবর্তীকালে স্বীকার করেন যে আমাদের উদাহরণ দিচ্ছিলেন কেউ, যে ওবিসির কথা যেখানে বলছিলেন, সেখানেও দেখুন যেটা হয়েছে, তিনি যখন শূদ্র কারা ছিল সেই ব্যাপারে আলোচনা করতে যান, তখন তিনি চল শূদ্র অচল শূদ্র, সচল শূদ্র অচল শূদ্র কথা বলেন। সেখানে কি করা হলো না, প্রতিটা ক্যাটেগরিতে, এই যে বর্ণের প্রতিটা ক্যাটেগরিতে সেখানে কিন্তু আবার কয়েকটা ভাগ করে দেয়া হলো। মানে শুধুমাত্র ধরুন আজকে তথাকথিত যে বর্ণ ব্যবস্থা, তাকে সব থেকে নিচু স্তরে যারা আছেন মনে করেন কিছু লোক যে তাদেরকে নিচু স্তরে থাকার কথা, এবং তারা মনে করেন যে তার থেকে উপরে কে আছেন বর্ণ ব্যবস্থাতে, জাতি ব্যবস্থাতে। এই সিস্টেমটা দেখেন। আর পরবর্তীকালে আমরা দেখো প্রচুর জাতি যারা এই রিফর্মের কথা বলেছে জাতি হিসেবে, যেটা এম এন শ্রীনিবাস, যদি সোশিওলজির কেউ স্টুডেন্ট থাকেন তারা ভালো করে জানবেন, যেটা সংস্কৃতাইজেশন বা ব্রাহ্মণাইজেশন যে কনসেপ্টটা বলা হয়েছিল, সেখানে কি হয়েছিল, একটা মাস একটা জাতি হিসেবে সে ওই যে গ্রেডেড ইনইকুয়ালিটি আছে, এই যে সিঁড়িদার যে একটা সিস্টেম আছে, পজিশন আছে, সেই পজিশনে শুধু সে নিজের পজিশনটাকে অন্যদের থেকে উপরে করতে চাইছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষের এই যে সিস্টেম, এই সিস্টেমটা কিন্তু যদি আমরা কম্পেয়ার করি পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গার সঙ্গে কম্পেয়ার করা যায় না।
যদি আমরা একটা পার্টিকুলার ধরুন সেক্টর দেখি, ধরুন আমরা যদি শিডিউল কাস্টের কথা বলি, তো শিডিউল কাস্টে যেটা ডক্টর বর্মন বলছিলেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও যদি আমি বলি, পশ্চিমবঙ্গের 60-এর কাছাকাছি যদি আমাদের এতগুলো জাতি আছে, সেই জাতিতেও যারা বিলং করেন তারাও মনে করেন তাদের মধ্যে কেউ উঁচু আছে, কেউ নিচু আছে, সবাই কিন্তু নিজেদেরকে একটা ক্যাটাগরির মধ্যে ফেলেন না। এইটাই হচ্ছে এই বর্ণ ব্যবস্থার সব থেকে মজার ব্যাপার, যেটা পৃথিবীতে কোথাও কিন্তু এই জায়গার সঙ্গে ইয়ে করা যাবে না। তো আম্বেদকর যে জিনিসটা চেয়েছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন এই যে কাস্ট সিস্টেম, এই যে বর্ণ ব্যবস্থা সিস্টেম আছে, এই বর্ণ ব্যবস্থা সিস্টেমের কিন্তু পুরোপুরি অ্যাবলিশন করা, অ্যানিহিলেশন করা। সেটা যদি আমরা করতে পারি তবে আমরা সোশ্যালি কিন্তু একটা জায়গাতে, একটা বড় জায়গাতে যাব। এবং তার এই মানে তার লেখা এবং তার অ্যাক্টিভিটি এবং তার সঙ্গে তাকে যারা মনে করেন, তাকে আদর্শ মনে করেন, তারা যে ভূমিকাগুলো নিয়েছেন পরবর্তীকালে, এর ফলেই কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই গত কয়েক দশকে আমি যদি বলি একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। আজকে কিন্তু আমরা এই জায়গাটাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারছি, এই জায়গাগুলোকে নিয়ে বলতে পারছি। বিভিন্ন জায়গায় যে অ্যাট্রোসিটি, বিভিন্ন জায়গায় যে ডিসক্রিমিনেশনের কথাগুলো আমরা দেখছি, সেই জায়গাগুলো হচ্ছে, কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে সেটাকে কিভাবে সলভ করা যায় সেই ব্যাপারে মানুষ কিন্তু ভাবনা চিন্তা করতে পারছে। তা না হলে এটা যদি আমরা না, মানে তার কন্ট্রিবিউশনটা এই জায়গাতেই বলছি যে তিনি একটা জিনিস বলতেন যে গুলামোं को उसकी गुलामी का एहसास दिला दो, वो বিদ্রোহ খুদ কর দেं। তো এই যে যারা মনে করছেন যে এই ভারতবর্ষের ইতিহাসে বর্ণ ব্যবস্থা এমন একটা সিস্টেম তৈরি করে রেখেছে যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে কিছু মানুষকে তার জন্মগত কারণে শিক্ষা থেকে, অর্থ থেকে, রাজনীতি থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে তাকে ধার্মিক জায়গাতে তাকে যে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, সেই জায়গার যদি পরিবর্তন করতে হয় তবে তাকে কিন্তু বলতে হবে, তাকে তার পজিশনটা বোঝাতে হবে। সে বুঝতে পারলে কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। ডক্টর আম্বেদকরের নিজের যদি এক্সপেরিয়েন্স দেখা যায়, আজকে ডক্টর আম্বেদকরের তার যে 20 পাতার মতো একটা আত্মজীবনী, যেটা আমরা বলি ওয়েটিং ফর দ্য ভিসা, এইটা আজকে তার তিনি যেখানকার তার আলমা মেটার যেটা আছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, তিনি সেই কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিলেন আমেরিকাতে, সেখানে সেটা পড়া হচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত খুব কম জায়গা আছে যেখানে কিন্তু এইটা নিয়ে আমরা পড়ছি। এবং সেখানে কি দেখছি, তিনি যখন স্কুলে যাচ্ছেন, স্কুলে গিয়ে তাকে যদি জল খেতে হতো, তো জল খেতে হলে তাকে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির উপর নির্ভর করতে হতো যে তাকে জলটা উপর থেকে ঢেলে দেবে, তবে তিনি জল খাবে। যদি সেই ঢেলে দেওয়া লোকটি সেদিন না আসে, তবে সেদিন ডক্টর আম্বেদকর কিন্তু বালক আম্বেদকর যিনি আজ ভীমরাও আছেন, তিনি কিন্তু জল খেতে আর পারবেন না। তার যে বসার জায়গা সেটা অন্যদের থেকে আলাদা। আজকে আমরা বিভিন্ন সময়ে যে উদাহরণটা পাই যে ভারতবর্ষের মূলত যদি আমরা বলি বেশ কিছু রাজ্যে এরকম দেখা যায় যে এখনো যে ডিসক্রিমিনেশন, আজকে মিড ডে মিলের কথা বলছিলেন, সেখানে যে এসএইচজি গ্রুপকে দিয়ে রান্না করবে, তাদের খাবারটা খেতে চাইছে না, বা এই ধরনের জিনিসগুলো। তো এই ডিসক্রিমিনেশনটা কিন্তু এখনো আমাদের শেষ হয়নি। আম্বেদকরকে এই জিনিসটা তখন দেখতে হয়েছিল। তিনি যখন আমেরিকাতে গেলেন, তিনি যখন ইংল্যান্ডে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন যে না, এটা অদ্ভুত ব্যাপার, এখানে তো মানুষ আমার সঙ্গে সে ডিসক্রিমিনেট আমাকে করছে না। তখন তিনি বুঝলেন যে না, এই জিনিসগুলো এইগুলো মানে প্রতিধান করতে হবে, সলভ করতে হবে। আজকে ভারতবর্ষেও যদি আমরা দেখি, এখনো পর্যন্ত কিন্তু যারা তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষ আছে, তাদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যক মানুষ আছেন, তারা কিন্তু মনে মনে এটা ভেবেই নিয়েছেন যে তারা কিন্তু অন্যদের থেকে কোনো অংশে কম আছেন, অন্যদিকের থেকে কোনো অংশে উইক আছেন, দুর্বল আছেন। আজকে তাদেরকে যদি আমরা এটা বোঝাতে পারি যে তুমি মানুষ হিসেবে কিন্তু অন্য কারো থেকে কোনো অংশে কম নও, এটা যদি আমরা বোঝাতে পারি, তবে কিন্তু আমরা মনে করব যে ডক্টর আম্বেদকরের যে কন্ট্রিবিউশনটা আছে সেটাকে আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছি। এবং সত্যি তার এই কন্ট্রিবিউশনটাকে আমরা যদি বলি, আজকে কিন্তু ভারতবর্ষে একটা রেভলিউশন, সাইলেন্ট রেভলিউশন যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে যেখানে এই তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষ তার এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে তার জন্মগত কারণে কিন্তু সে কোনো অংশে কম নয়, বা